जानवरों को समझने के हमारे पुराने तरीके काम नहीं आ रहे थे। हाँ, हमने डाला ये इसके अंदर। हाँ, ये इसके अंदर हॉपर्स। पर हमने हार नहीं मानी मेबल। इंसान पहली बार जानवरों की दुनिया को इतने करीब से देख पाएंगे। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है। मेबल रुक जाओ। वाह, और वो दोनों यही की गुफा में थे। OMG, कमाल हो गया। तुम्हारी बातें समझ गई। मुझे हेल्प चाहिए। मेबल, मैं क्लास को पढ़ा रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बीवर? मेबल। इसके सर पे छोटा ताज क्यों है? तुम्हें ताज की पड़ी है? चला मंडली, मेबल का स्वागत करो। यहाँ भीड़ तो है, पर कम से कम जी तो रहे हैं। अगर तुम्हें इधर रहना है तो तालाब के नियम सीखो। क्या है तालाब के नियम? बॉम्बला, आज की सारी मीटिंग कैंसिल। पहला नियम, जान पहचान बनाने का। चप्या टप्या डॉली पिंकी चिंटे मिंटे पिंटिया। दूसरा नियम, जब भूख लगे खाने का। हाय हैंडसम। साथी जानवरों, इंसानों ने हमसे जमीन का आखिरी टुकड़ा भी छीन लिया है। हम उनसे लड़ेंगे। मेबल, हम हॉपिंग टेक्नोलॉजी से जानवरों की दुनिया में दखल नहीं दे सकते। उसे बटन मिल गया, इंसानों को मसल देंगे। क्या? मसला इतना बड़ा नहीं है कि किसी को मसलना पड़े। पसीना छूट गया। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है जहां इंसान और एनिमल्स के बीच का बाउंड्री सिर्फ एक इल्यूजन है, जहां एक छोटी सी मिस्टेक पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर सकती है, और जहां एक इनोसेंट सा क्रीचर अननोइंगली एक ऐसे एडवेंचर में फंस जाता है जो उसकी लाइफ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो शायद तुम इसे एक नॉर्मल एनिमेटेड फिल्म समझो। लेकिन हॉपर्स एक्चुअली उससे कहीं ज़्यादा है। यह सिर्फ एक कलरफुल, फनी और क्यूट स्टोरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जहां हर जोक के पीछे एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है और हर सीन के अंदर एक डीपर मीनिंग है जो स्लोली तुम्हें रियलाइज़ होता है जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। हॉपर्स एक एडवेंचर एनिमेशन कॉमेडी फिल्म है जो 6 मार्च 2026 को रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म का डायरेक्शन एक विजनरी एनिमेटेड फिल्म मेकर ने किया है जिन्होंने पहले भी इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी प्रेज गेन किया है, और इस बार उन्होंने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की है जहां विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ इमोशनली भी डीपली कनेक्ट करती है। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है क्योंकि यह सिर्फ एनिमल्स की स्टोरी नहीं बल्कि बताती है इनडायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर, ग्रीड, सर्वाइवल और बैलेंस ऑफ नेचर जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। वॉइस कास्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जहां हर कैरेक्टर को एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी दी गई है और उनकी वॉइस एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है, ऐसा फील होता है जैसे वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स नहीं बल्कि रियल लिविंग बीइंग्स हों। स्टोरी शुरू होती है एक लश ग्रीन फॉरेस्ट से जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। बर्ड्स चिर्प कर रहे हैं, रिवर्स पीसफुली फ्लो हो रही हैं और हर क्रीचर अपनी लाइफ में बिजी है। लेकिन इसी पीसफुल इन्वायरमेंट के बीच हम इंट्रोड्यूस होते हैं एक छोटे से हाइपर एक्टिव और थोड़े क्लूलेस क्रीचर से जिसका नाम है हॉप, जो एक हॉपर स्पेशल्स का पार्ट है। ये क्रीचर्स इनक्रेडिबली फास्ट होते हैं और कंसिस्टेंटली मूवमेंट में रहते हैं, लेकिन हॉप थोड़ा अलग है। वो क्यूरियस है, ओवरथिंकर है और कभी कभी अननेसेसरी रिस्क ले लेता है। हॉप का कैरेक्टर इमीडिएटली कनेक्ट करता है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। वो मिस्टेक्स करता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है और कभी कभी उसकी क्यूरियोसिटी उसे ट्रबल में डाल देती है। उसकी फैमिली उसे वार्न करती है कि फॉरेस्ट के बाहर जाना डेंजरस है क्योंकि वहाँ अननोन थ्रेट्स हैं, लेकिन हॉप के अंदर का एक्सप्लोरर उसे चैन से बैठने नहीं देता। ये इनिशियल सेटअप ही ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट कर देता है क्योंकि हम ऑलरेडी समझ जाते हैं कि हॉप की जर्नी एक नॉर्मल एडवेंचर नहीं होने वाली। एक दिन हॉप एक्सीडेंटली फॉरेस्ट के एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में चला जाता है जहाँ उसे एक स्ट्रेंज ग्लोइंग डिवाइस मिलता है, और यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन ले लेती है। ये डिवाइस एक्चुअली एक ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी होती है जो एनिमल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
और हॉप अननोइंगली उसे एक्टिवेट कर देता है। इस मूवमेंट के बाद फॉरेस्ट के एनिमल्स का बिहेवियर सटली चेंज होने लगता है। कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ अननेचुरल पैटर्न्स फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस में चला जाता है। यहाँ से फिल्म का टोन थोड़ा शिफ्ट होता है। जो इनिशियली लाइट हार्टेड और फनी लग रहा था, अब वो एक मिस्ट्री और टेंशन बिल्ड करने लगती है। हॉप को रियलाइज़ होता है कि उसकी एक मिस्टेक ने कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कैसे फिक्स करें। इस पॉइंट पर उसकी मुलाकात होती है एक एक्सपीरियंस्ड और थोड़ी क्लिनिकल कैरेक्टर से जिसका नाम है रेहा, जो एक बर्ड है और फॉरेस्ट के बाहर की दुनिया के बारे में काफ़ी नॉलेज रखती है। रेहा का कैरेक्टर हॉप के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो प्रैक्टिकल है, इमोशनली गार्डेड है और अननेसेसरी रिस्क लेने में बिलीव नहीं करती, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि दोनों एक साथ काम करना पड़ता है। इन दोनों के बीच का डायनेमिक फिल्म का एक मेजर हाईलाइट है, क्योंकि ये फिल्म कॉमेडी जनरेट नहीं करती बल्कि इमोशनल डेप्थ भी ऐड करती है। हॉप का ऑप्टिज्म और रिहा का रियलिज्म जब क्लैश करता है तब काफ़ी इंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। जैसे जैसे वो दोनों जर्नी पर निकलते हैं, हमें फॉरेस्ट को डिफरेंट जोन्स दिखाए जाते हैं जो विजुअली स्टनिंग हैं और हर जोन का अपना एक यूनिक इकोसिस्टम और चैलेंजेस हैं। कहीं डेंजरस प्रेडेटर्स हैं जो अननेचुरल बिहेवियर शो कर रहे हैं, लेकिन कहीं रिवर्स कंबाइंड हो चुकी हैं और कहीं एंटायर हैबिटेट्स कोलैप्स हो के एज पर हैं। ये सब देखते हुए ऑडियंस को क्लियरली समझ आ जाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। इस जर्नी के दौरान हॉप ग्रेजुअली ग्रो करती है। वो सिर्फ एक क्यूरियस और इम्पल्सिव कैरेक्टर से एक रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल इंडिविजुअल बनने लगती है। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ऑर्गेनिकली दिखाया गया है, जहाँ कोई फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगता, बल्कि हर एक्सपीरियंस उसे शेप करता है। रिया भी स्लोली अपनी वॉल्स डाउन करती है और हॉप पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करती है, जो उनके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिड पॉइंट पर फिल्म एक मेजर ट्विस्ट देती है जब यह रिवील होता है कि यह डिवाइस सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ह्यूमंस के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका एम है नेचर को कंट्रोल करना फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये रिवोल्यूशन स्टोरी को एक बिगर स्केल पर ले जाता है और स्टेक्स को इंस्टेंटली हाई कर देता है। अब यह सिर्फ एक फॉरेस्ट का बचाने की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि पूरे नेचुरल बैलेंस की फाइट बन जाती है। इस पॉइंट के बाद नैरेटिव और इंटेंस हो जाता है। हॉप और रिहा को सिर्फ डिवाइस डिस्ट्रॉय नहीं करना, बल्कि उसके सोर्स तक पहुंचना होता है। ये पार्ट फिल्म का सबसे एंगेजिंग सेक्शन है, क्योंकि यहाँ एक्शन, ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स परफेक्टली बैलेंस होते हैं। हर सीन में एक अर्जेंसी फील होती है जो ऑडियंस को स्क्रीन से ग्लूड रखती है। क्लाइमैक्स के पास आते आते टेंशन पीक पर होती है। हॉप फाइनली उस मेन फैसिलिटी तक पहुंचता है जहां से ये सिग्नल्स कंट्रोल हो रहे हों, लेकिन उसे एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। उसे रियलाइज़ होता है कि डिवाइस डिस्ट्रॉय करने से फॉरेस्ट टेम्परेली सेव हो जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम का कोर डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो प्रॉब्लम वापस आ सकती है। ये डिलेमा उसके कैरेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट बन जाता है। क्लाइमैक्स इमोशनली और विजुअली दोनों तरह से पावरफुल हैं, जहां हॉप अपनी फियर्स को ओवरकम करता है और एक ऐसे डिसीजन लेता है जो सेल्फलेस है, रिस्की है और डीपली इम्पैक्टफुल है। फाइनल सीक्वेंस में जो एक्शन और इमोशन ब्लेंड होता है वो ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग और थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन देता है। फिल्म का एंडिंग बिटर स्वीट है। सब कुछ परफेक्टली हैप्पी नहीं होता, लेकिन एक सीन ऑफ होप ज़रूर देता है। फॉरेस्ट स्लोली रिकवर करना स्टार्ट होता है और हॉप एक कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर में बन चुका होता है। अब वो सिर्फ एक क्यूरियस हॉपर नहीं, बल्कि एक ट्रू हीरो है जो अपनी मिस्टेक से सीख चुका है। अगर रिव्यू की बात करें तो हॉपर्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसकी स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ है। ये फिल्म सिर्फ किड्स के लिए नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी इक्वली इम्पैक्टफुल है। विजुअल एनिमेशन टॉप नॉच है, कलर्स वाइब्रेंट हैं और वर्ल्ड बिल्डिंग इनक्रेडिबली डिटेल्ड है। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी परफेक्टली सीन्स के इमोशन को एलिवेट करता है। हाँ, कुछ माइनर फ्लॉज भी हैं, जैसे कि सेकेंड हाफ में कुछ मोमेंट्स थोड़े स्ट्रेस्ड फील होते हैं और कुछ साइड कैरेक्टर्स को और डेवलप किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना इंगेजिंग है कि यह फ्लॉज नोटिसेबल होते हुए भी इम्पेक्ट नहीं करते।
क्रिटिक्स ने फिल्म को लार्जली पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, स्पेशली उसके यूनिक कॉन्सेप्ट और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को प्रेस किया गया है। ऑडियंस रिस्पांस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है क्योंकि लोगों को ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बल्कि मीनिंगफुल लगी है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म किया है, स्पेशली फैमिली ऑडियंस के बीच इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के मेकर्स ने रियल एनिमल बिहेवियर और इकोसिस्टम को स्टडी करके स्टोरी एलिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, इसलिए फिल्म के अंदर जो एनवायरमेंटल थीम्स हैं वो रियलिस्टिक फील होते हैं। एक और हिडन डिटेल यह है कि बैकग्राउंड में कई बार सटल हिंट्स दिए गए हैं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस को लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को सिंबॉलिकली शो करते हैं, जो रिपीट व्यूइंग में और क्लियरली नोटिस होते हैं। जब हॉप और रेहा उस फैसिलिटी का कोर के पास पहुंचते हैं तब तक उनकी जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी बन चुकी होती है, और यहाँ से फिल्म एक और डीपर लेयर ओपन करती है जहाँ हमेशा सिर्फ एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी क्लियरली फील होने लगता है। फैसिलिटी के अंदर का इन्वायरमेंट बल्कि बिल्कुल फॉरेस्ट के अपोजिट होता है, कोल्ड मेटेलिक आर्टिफिशियल लाइट्स और भरा हुआ, लेकिन नेचर का कोई साइन नहीं होता। और ये कॉन्ट्रास्ट इतना पावरफुल है कि बिना कुछ बोले ही फिल्म एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर कर देती है। हॉप के लिए ये सब देखना शॉकिंग होता है क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो कोई वर्ल्ड इतना लाइफलेस हो सकता है, और यही मोमेंट उसकी मोटिवेशन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक कंप्लीट नेटवर्क है जो मल्टीपल फॉरेस्ट और इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, और ये रिवोल्यूशन स्टेक्स को और भी हाई कर देता है। रेहा एक हिडन कंट्रोल रूम डिटेक्ट करती है जहां से सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना इजी नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिव होते हैं जो स्पेशली एनिमल्स को डिटेक्ट करके उन्हें ट्रैप करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस और थ्रिलिंग बन जाता है जहां हॉप की स्पीड और एबिलिटी और रेहा की इंटेलिजेंस दोनों का टेस्ट होता है। इस पार्ट में फिल्म का पेसिंग परफेक्टली बैलेंस होता है। एक साइड पर हाई टेंशन चेज सीक्वेंसेस चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ सटल इमोशनल मूवमेंट्स भी स्लिप होते रहते हैं जहां कैरेक्टर्स अपने फियर्स और डाउट्स एक्सप्रेस करते हैं। एक सीन में हॉप कन्फेस करता है कि उसे डर लग रहा है कि शायद वो सिचुएशन को और ख़राब कर दे, और ये वल्नरेबिलिटी उसके कैरेक्टर को और रिलेटेबल बना देती है। रेहा उसे प्रेजर करती है, लेकिन उसके अंदर भी एक फियर होता है कि वो ओपनली शो नहीं करती, और यह लेयर्ड राइटिंग फिल्म को और मैच्योर फील देता है। जैसे ही वो कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं उन्हें फाइनली सिस्टम का मास्टरमाइंड पता चलता है, एक ह्यूमन साइंटिस्ट जो बिलीव करता है कि नेचर को कंट्रोल करना ही फ्यूचर है। और यहाँ फिल्म एक साइकोलॉजिकल डिबेट इंट्रोड्यूस करती है विदाउट बीइंग प्रीसी। साइंटिस्ट का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली ईविल नहीं होता, उसके हिसाब से वो केओस को एलिमिनेट करके एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम क्रिएट कर रहा है जहां सब कुछ अंडर कंट्रोल हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जो एक्चुअली उसकी ब्यूटी का कोर पार्ट है। ये कन्फ्रंटेशन सीन सरप्राइजिंगली इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं बल्कि आइडियोलॉजीज़ का क्लैश होता है। हॉप इनिशियली सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करना चाहता था, लेकिन अब वो समझ चुका होता है कि ये इशू उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और उससे एक और डिसीजन लेना पड़ता है। उसकी पर्सनल गिल्ट को नहीं बल्कि पूरी सिस्टम को इम्पेक्ट करेगा। रेहा यहाँ एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है क्योंकि वो हॉप को रिमाइंड कराती है कि कभी कभी इम्पैक्टफुल बैलेंस ही परफेक्ट होता है। क्लाइमैक्स का फाइनल मोमेंट में हॉप एक रिस्की प्लान एग्जीक्यूट करता है जहां वो सिस्टम का कोर में जाके ओवरलोड क्रिएट करता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसे एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसकी स्पीड टेम्पररी स्लो हो जाती है और उसकी आइडेंटिटी का मेजर पार्ट थी। ये मूवमेंट इमोशनली काफ़ी हैवी होता है क्योंकि हॉप के लिए स्पीड सिर्फ एक एबिलिटी नहीं बल्कि उसकी इंडिविजुअलिटी का सिंबल थी, और उसका यह सेक्रीफाइस उसकी ग्रोथ को परफेक्टली हाईलाइट करता है। सिस्टम्स कोलैप्स होने लगता है, अलार्म्स ट्रिगर हो जाते हैं और पूरी फैसिलिटी अनस्टेबल हो जाती है, और यहाँ से एक हाई एनर्जी एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट होता है जो विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ इमोशनली भी इम्पैक्टफुल होता है। रिया और हॉप बेयरली बाहर निकल पाते हैं और जब वो फाइनली फॉरेस्ट की तरफ दिखते हैं तो स्लोली साइंस ऑफ रिकवर देखने लगते हैं। एनिमल्स का बिहेवियर नॉर्मल होने लगता है, इन्वायरमेंट स्टेबलाइज होने लगता है और एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होता है। लेकिन फिल्म यहाँ एक रियलिस्टिक टच देती है।
सब कुछ इनिशियली परफेक्ट नहीं होता। डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है और उससे कम्प्लीटली रिकवर होने में टाइम लगेगा, और ये सटल डिटेल फिल्म को और ग्राउंडेड बनाती है। हॉप अब पहले जैसा फास्ट नहीं रहा, लेकिन उसकी थिंकिंग कम्प्लीटली चेंज हो चुकी होती है। वो अब इम्पल्सिव डिसीजंस लेने वाला कैरेक्टर नहीं, बल्कि इम्पैक्टफुल, थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बन चुका होता है। रेया और हॉप का बीच का बॉन्ड भी इवॉल्व हो चुका है। जो इनिशियली एक फोर्स्ड पार्टनरशिप थी, वो अब एक जेन्युइन फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो चुकी है। उनके लास्ट सीन्स में जो कामनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाया गया है, वो उसकी जर्नी का परफेक्ट क्लोजर फील होता है। फिल्म का फाइनल शॉट एक सिंबॉलिक नोट पर एंड होता है, जहां हॉप स्लो स्पीड के साथ भी कॉन्फिडेंटली मूव करता है, जो ये शो करता है कि ग्रोथ सिर्फ एबिलिटीज़ में नहीं बल्कि माइंडसेट में होती है। अगर ओवरऑल रिव्यू पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हॉपर्स अपने जेनर के अंदर काफ़ी फ्रेश फील होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग एडवेंचर नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका बैलेंस है। कॉमेडी, इमोशन, एक्शन और मैसेज सब कुछ परफेक्टली ब्लेंड होता है, बिना किसी एक एलिमेंट को ओवरपावर किए। एनिमेशन टॉप क्वालिटी टियर है, स्पेशली लाइटिंग और एनवायरनमेंट डिटेलिंग जो हर सीन को विजुअली रिच बनाता है। साउंड डिज़ाइन और बैकग्राउंड स्कोर भी मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये फिल्म के इमोशनल बीट्स को एम्पलीफाई करते हैं। जब टेंशन बिल्ड होता है तो म्यूज़िक सटल रहता है लेकिन इफ़ेक्टिव होता है, और जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं तो वो ओवर ड्रामेटिक नहीं लगता बल्कि नेचुरली फील होता है। वॉइस परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग है, क्योंकि स्पेशली हॉप का कैरेक्टर जिसमें इनोसेंस और ग्रोथ दोनों परफेक्टली कैप्चर किए गए हैं। कॉन्स की बात करें तो कुछ व्यूअर्स को सेकेंड हाफ थोड़ा प्रेडिक्टेबल लग सकता है, स्पेशली जब मास्टरमाइंड रिवील होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना एंगेजिंग है कि प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा बॉदर नहीं करती। कुछ साइड कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी, लेकिन मेन स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रांग है कि वो एब्सेंस फील नहीं होता। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, स्पेशली इसके स्टोरी टेलिंग और ड्रामेटिक डेप्थ के लिए प्रेस किया गया है। ऑडियंस रिस्पॉन्स भी काफ़ी वार्म रहा है, स्पेशली फैमिलीज़ और यंग व्यूअर्स के बीच। लेकिन इंटरेस्टिंगली एडल्ट्स ने भी इस फिल्म को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि उसके थीम्स काफ़ी मैच्योर हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस स्टडी रहा है। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर नहीं बन सकी, लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो करता है। कुछ हिडन फैक्ट्स भी फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि फिल्म मेकर्स ने रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को यूज़ करके इकोसिस्टम इम्बैलेंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया है, और बैकग्राउंड में कई ऐसे विजुअल क्लूज़ हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन इम्पैक्ट को सिंबलाइज करते हैं बिना एक्सप्लिसिटी बताए। और एक सटल डिटेल ये भी है कि हॉप की स्पीड लॉस एक्चुअली एक मेटाफर है। कभी कभी हम अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करके ही अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करते हैं। एंड में अगर एक लाइन में बोला जाए तो हॉपर सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो तुम्हें एंटरटेन करता है, इमोशनली कनेक्ट करता है, और साथ ही साथ तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देता है जो बिना प्रीसी हुए समझ आता है। और शायद इसी वजह से ये फिल्म लॉन्ग टर्म में याद रहने वाली कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये सिर्फ देखने नहीं पड़ती, फील की जाती है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है जहां इंसान और एनिमल्स के बीच का बाउंड्री सिर्फ एक इल्यूज़न है, जहां एक छोटी सी मिस्टेक पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर सकती है, और जहां एक इनोसेंट सा क्रीचर अननोइंगली एक ऐसे एडवेंचर में फंस जाता है जो उसकी लाइफ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो शायद तुम इसे एक नॉर्मल एनिमेटेड फिल्म समझो। लेकिन हॉपर्स एक्चुअली उससे कहीं ज़्यादा है। यह सिर्फ एक कलरफुल, फ़नी और क्यूट स्टोरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, जहां हर जोक के पीछे एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है, और हर सीन के अंदर एक डीपर मीनिंग है जो स्लोली तुम्हें रियलाइज़ होता है जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। हॉपर्स एक एडवेंचर एनिमेशन कॉमेडी फिल्म है जो 6 मार्च 2026 को रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म का डायरेक्शन एक विजनरी एनिमेटेड फिल्म मेकर ने किया है जिन्होंने पहले भी इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी प्रेज गेन किया है, और इस बार उन्होंने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की है जहां विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ इमोशनली भी डीपली कनेक्ट करती है। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यह सिर्फ एनिमल्स की स्टोरी नहीं बल्कि बताती है इनडायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर, ग्रीड, सर्वाइवल और बैलेंस ऑफ नेचर जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। वॉइस कास्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहां हर कैरेक्टर को एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी दी गई है,
और उनकी वॉइस एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है, ऐसा फील होता है जैसे वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स नहीं बल्कि रियल लिविंग बीइंग्स हों। स्टोरी शुरू होती है एक लश ग्रीन फॉरेस्ट से जहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है। बर्ड्स चिर्प कर रहे हैं, रिवर्स पीसफुली फ्लो हो रही हैं और हर क्रीचर अपनी लाइफ में बिजी है। लेकिन इसी पीसफुल इन्वायरमेंट के बीच हम इंट्रोड्यूस होते हैं एक छोटे से हाइपर एक्टिव और थोड़े क्लूलेस क्रीचर से जिसका नाम है हॉप, जो एक हॉपर स्पेशल्स का पार्ट है। ये क्रीचर्स इनक्रेडिबली फास्ट होते हैं और कंसिस्टेंटली मूवमेंट में रहते हैं। लेकिन हॉप थोड़ा अलग है। वो क्यूरियस है, ओवरथिंकर है और कभी कभी अननेसेसरी रिस्क ले लेता है। हॉप का कैरेक्टर इमीडिएटली कनेक्ट करता है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। वो मिस्टेक्स करता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है और कभी कभी उसकी क्यूरियोसिटी उसे ट्रबल में डाल देती है। उसकी फैमिली उसे वार्न करती है कि फॉरेस्ट के बाहर जाना डेंजरस है क्योंकि वहाँ अननोन थ्रेट्स हैं। लेकिन हॉप के अंदर का एक्सप्लोरर उसे चैन से बैठने नहीं देता। ये इनिशियल सेटअप ही ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट कर देता है क्योंकि हम ऑलरेडी समझ जाते हैं कि हॉप की जर्नी एक नॉर्मल एडवेंचर नहीं होने वाली। एक दिन हॉप एक्सीडेंटली फॉरेस्ट के एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में चला जाता है जहाँ उसे एक स्ट्रेंज ग्लोइंग डिवाइस मिलता है और यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन ले लेती है। ये डिवाइस एक्चुअली एक ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी होती है जो एनिमल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई है और हॉप अननोइंगली उसे एक्टिवेट कर देता है। इस मूवमेंट के बाद फॉरेस्ट के एनिमल्स का बिहेवियर सटली चेंज होने लगता है। कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ अननेचुरल पैटर्न्स फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस में चला जाता है। यहाँ से फिल्म का टोन थोड़ा शिफ्ट होता है। जो इनिशियली लाइट हार्टेड और फनी लग रहा था, अब वो एक मिस्ट्री और टेंशन बिल्ड करने लगती है। हॉप को रियलाइज़ होता है कि उसकी एक मिस्टेक ने कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कैसे फिक्स करें। इस पॉइंट पर उसकी मुलाकात होती है एक एक्सपीरियंस्ड और थोड़ी क्लिनिकल कैरेक्टर से जिसका नाम है रेहा, जो एक बर्ड है और फॉरेस्ट के बाहर की दुनिया के बारे में काफ़ी नॉलेज रखती है। रेहा का कैरेक्टर हॉप के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो प्रैक्टिकल है, इमोशनली गार्डेड है और अननेसेसरी रिस्क लेने में बिलीव नहीं करती। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि दोनों एक साथ काम करना पड़ता है। इन दोनों के बीच का डायनेमिक फिल्म का एक मेजर हाईलाइट है क्योंकि ये फिल्म कॉमेडी जनरेट नहीं करती बल्कि इमोशनल डेप्थ भी ऐड करती है। हॉप का ऑप्टिज्म और रिहा का रियलिज्म जब क्लैश करता है तब काफ़ी एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। जैसे जैसे वो दोनों जर्नी पर निकलते हैं हमें फॉरेस्ट को डिफरेंट जोन्स दिखाए जाते हैं जो विजुअली स्टनिंग हैं और हर जोन का अपना एक यूनिक इकोसिस्टम और चैलेंजेस हैं। कहीं डेंजरस प्रेडेटर्स हैं जो अननेचुरल बिहेवियर शो कर रहे हैं, लेकिन कहीं रिवर्स कंबाइंड हो चुकी हैं और कहीं एंटायर हैबिटेट्स कोलैप्स हो के एज पर हैं। ये सब देखते हुए ऑडियंस को क्लियरली समझ आ जाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। इस जर्नी के दौरान हॉप ग्रेजुअली ग्रो करती है। वो सिर्फ एक क्यूरियस और इम्पल्सिव कैरेक्टर से एक रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल इंडिविजुअल बनने लगती है। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ऑर्गेनिकली दिखाया गया है, जहाँ कोई फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगता बल्कि हर एक्सपीरियंस उसे शेप करता है। रिया भी स्लोली अपनी वॉल्स डाउन करती है और हॉप पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करती है, जो उनके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिड पॉइंट पर फिल्म एक मेजर ट्विस्ट देती है जब यह रिवील होता है कि यह डिवाइस सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि ह्यूमंस के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका एम है नेचर को कंट्रोल करना फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये रिवोल्यूशन स्टोरी को एक बिगर स्केल पर ले जाता है और स्टेक्स को इंस्टेंटली हाई कर देता है। अब यह सिर्फ एक फॉरेस्ट का बचाने की कहानी नहीं रह जाती बल्कि पूरे नेचुरल बैलेंस की फाइट बन जाती है। इस पॉइंट के बाद नैरेटिव और इंटेंस हो जाता है। हॉप और रिहा को सिर्फ डिवाइस डिस्ट्रॉय नहीं करना बल्कि उसके सोर्स तक पहुंचना होता है। यह पार्ट फिल्म का सबसे एंगेजिंग सेक्शन है क्योंकि यहाँ एक्शन, ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स परफेक्टली बैलेंस होते हैं। हर सीन में एक अर्जेंसी फील होती है जो ऑडियंस को स्क्रीन से ग्लूड रखती है। क्लाइमैक्स के पास आते आते टेंशन पीक पर होती है। हॉप फाइनली उस मेन फैसिलिटी तक पहुंचता है जहां से ये सिग्नल्स कंट्रोल हो रहे हों।
लेकिन उसे एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। उसे रियलाइज़ होता है कि डिवाइस डिस्ट्रॉय करने से फॉरेस्ट टेम्परेली सेव हो जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम का कोर डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो प्रॉब्लम वापस आ सकती है। ये डिलेमा उसके कैरेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट बन जाता है। क्लाइमैक्स इमोशनली और विजुअली दोनों तरह से पावरफुल हैं, जहां हॉप अपनी फियर्स को ओवरकम करता है और एक ऐसे डिसीजन लेता है जो सेल्फलेस है, रिस्की है और डीपली इम्पैक्टफुल है। फाइनल सीक्वेंस में जो एक्शन और इमोशन ब्लेंड होता है वो ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग और थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन देता है। फिल्म का एंडिंग बिटर स्वीट है, सब कुछ परफेक्टली हैप्पी नहीं होता, लेकिन एक सीन ऑफ होप ज़रूर देता है। फॉरेस्ट स्लोली रिकवर करना स्टार्ट होता है और हॉप एक कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर में बन चुका होता है। अब वो सिर्फ एक क्यूरियस हॉपर नहीं बल्कि एक ट्रू हीरो है जो अपनी मिस्टेक्स से सीख चुका है। अगर रिव्यू की बात करें तो हॉपर्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसकी स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ है। ये फिल्म सिर्फ किड्स के लिए नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी इक्वली इम्पैक्टफुल है। विजुअल एनिमेशन टॉप नॉच है, कलर्स वाइब्रेंट हैं और वर्ल्ड बिल्डिंग इनक्रेडिबली डिटेल्ड है। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी परफेक्टली सीन्स के इमोशन को एलिवेट करता है। हाँ, कुछ माइनर फ्लॉज भी हैं, जैसे कि सेकेंड हाफ में कुछ मोमेंट्स थोड़े स्ट्रेस्ड फील होते हैं और कुछ साइड कैरेक्टर्स को और डेवलप किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना इंगेजिंग है कि यह फ्लॉज नोटिसेबल होते हुए भी इम्पेक्ट नहीं करते। क्रिटिक्स ने फिल्म को लार्जली पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, स्पेशली उसके यूनिक कॉन्सेप्ट और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को प्रेस किया गया है। ऑडियंस रिस्पांस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है क्योंकि लोगों को यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बल्कि मीनिंगफुल लगी है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म किया है, स्पेशली फैमिली ऑडियंस के बीच इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के मेकर्स ने रियल एनिमल बिहेवियर और इकोसिस्टम को स्टडी करके स्टोरी एलिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, इसलिए फिल्म के अंदर जो एनवायरमेंटल थीम्स हैं वो रियलिस्टिक फील होते हैं। एक और हिडन डिटेल यह है कि बैकग्राउंड में कई बार सटल हिंट्स दिए गए हैं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस को लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को सिंबॉलिकली शो करते हैं, जो रिपीट व्यूइंग में और क्लियरली नोटिस होते हैं। जब हॉप और रेहा उस फैसिलिटी का कोर के पास पहुंचते हैं तब तक उनकी जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी बन चुकी होती है, और यहाँ से फिल्म एक और डीपर लेयर ओपन करती है जहाँ हमेशा सिर्फ एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी क्लियरली फील होने लगता है। फैसिलिटी के अंदर का इन्वायरमेंट बल्कि बिल्कुल फॉरेस्ट के अपोजिट होता है, कोल्ड मेटेलिक आर्टिफिशियल लाइट्स और भरा हुआ, लेकिन नेचर का कोई साइन नहीं होता। और ये कॉन्ट्रास्ट इतना पावरफुल है कि बिना कुछ बोले ही फिल्म एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर कर देती है। हॉप के लिए ये सब देखना शॉकिंग होता है क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो कोई वर्ल्ड इतना लाइफलेस हो सकता है, और यही मोमेंट उसकी मोटिवेशन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक कंप्लीट नेटवर्क है जो मल्टीपल फॉरेस्ट और इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, और ये रिवोल्यूशन स्टेक्स को और भी हाई कर देता है। रेहा एक हिडन कंट्रोल रूम डिटेक्ट करती है जहां से सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना इजी नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिव होते हैं जो स्पेशली एनिमल्स को डिटेक्ट करके उन्हें ट्रैप करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस और थ्रिलिंग बन जाता है जहां हॉप की स्पीड और एबिलिटी और रेहा की इंटेलिजेंस दोनों का टेस्ट होता है। इस पार्ट में फिल्म का पेसिंग परफेक्टली बैलेंस होता है। एक साइड पर हाई टेंशन चेज सीक्वेंसेस चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ सटल इमोशनल मूवमेंट्स भी स्लिप होते रहते हैं जहां कैरेक्टर्स अपने फियर्स और डाउट्स एक्सप्रेस करते हैं। एक सीन में हॉप कन्फेस करता है कि उसे डर लग रहा है कि शायद वो सिचुएशन को और ख़राब कर दे, और ये वल्नरेबिलिटी उसके कैरेक्टर को और रिलेटेबल बना देती है। रेहा उसे प्रेजर करती है, लेकिन उसके अंदर भी एक फियर होता है कि वो ओपनली शो नहीं करती, और यह लेयर्ड राइटिंग फिल्म को और मैच्योर फील देता है। जैसे ही वो कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं उन्हें फाइनली सिस्टम का मास्टरमाइंड पता चलता है, एक ह्यूमन साइंटिस्ट जो बिलीव करता है कि नेचर को कंट्रोल करना ही फ्यूचर है। और यहाँ फिल्म एक साइकोलॉजिकल डिबेट इंट्रोड्यूस करती है विदाउट बीइंग प्रीसी। साइंटिस्ट का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली ईविल नहीं होता, उसके हिसाब से वो केओस को एलिमिनेट करके एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम क्रिएट कर रहा है जहां सब कुछ अंडर कंट्रोल हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जो एक्चुअली उसकी ब्यूटी का कोर पार्ट है।
ये कन्फ्रंटेशन सीन सरप्राइजिंगली इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं बल्कि आइडियोलॉजीज का क्लैश होता है। हॉप इनिशियली सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करना चाहता था, लेकिन अब वो समझ चुका होता है कि ये इशू उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और उससे एक और डिसीजन लेना पड़ता है। उसकी पर्सनल गिल्ट को नहीं बल्कि पूरी सिस्टम को इम्पेक्ट करेगा। रिया यहाँ एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है क्योंकि वो हॉप को रिमाइंड कराती है कि कभी कभी इम्पैक्टफुल बैलेंस ही परफेक्ट होता है। क्लाइमैक्स का पावर फाइनल मोमेंट में हॉप एक रिस्की प्लान एग्जीक्यूट करता है जहां वो सिस्टम का कोर में जाके ओवरलोड क्रिएट करता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसे एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसकी स्पीड टेम्पररी स्लो हो जाती है और उसकी आइडेंटिटी का मेजर पार्ट थी। ये मोमेंट इमोशनली काफ़ी हैवी होता है क्योंकि हॉप के लिए स्पीड सिर्फ एक एबिलिटी नहीं बल्कि उसकी इंडिविजुअलिटी का सिंबल थी और उसका यह सेक्रीफाइस उसकी ग्रोथ को परफेक्टली हाईलाइट करता है। सिस्टम्स कोलैप्स होने लगता है, अलार्म्स ट्रिगर हो जाते हैं और पूरी फैसिलिटी अनस्टेबल हो जाती है और यहाँ से एक हाई एनर्जी एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट होता है जो विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ इमोशनली भी इम्पैक्टफुल होता है। रिया और हॉप बेयरली बाहर निकल पाते हैं और जब वो फाइनली फॉरेस्ट की तरफ दिखते हैं तो स्लोली साइंस ऑफ रिकवर देखने लगते हैं। एनिमल्स का बिहेवियर नॉर्मल होने लगता है, इन्वायरमेंट स्टेबलाइज होने लगता है और एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होता है। लेकिन फिल्म यहाँ एक रियलिस्टिक टच देती है। सब कुछ इनिशियली परफेक्ट नहीं होता, डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है और उससे कम्प्लीटली रिकवर होने में टाइम लगेगा और ये सटल डिटेल फिल्म को और ग्राउंडेड बनाती है। हॉप अब पहले जैसा फास्ट नहीं रहा, लेकिन उसकी थिंकिंग कम्प्लीटली चेंज हो चुकी होती है। वो अब इम्पल्सिव डिसीजंस लेने वाला कैरेक्टर नहीं बल्कि इम्पैक्टफुल, थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बन चुका होता है। रिया और हॉप का बीच का बॉन्ड भी इवॉल्व हो चुका है। जो इनिशियली एक फोर्स्ड पार्टनरशिप थी वो अब एक जेन्युइन फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो चुकी है। उनके लास्ट सीन्स में जो कामनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाया गया है वो उसकी जर्नी का परफेक्ट क्लोजर फील होता है। फिल्म का फाइनल शॉट एक सिंबॉलिक नोट पर एंड होता है जहां हॉप स्लो स्पीड के साथ भी कॉन्फिडेंटली मूव करता है, जो ये शो करता है कि ग्रोथ सिर्फ एबिलिटीज़ में नहीं बल्कि माइंडसेट में होती है। अगर ओवरऑल रिव्यू पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हॉपर्स अपने जेनर के अंदर काफ़ी फ्रेश फील होती है क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरटेनिंग एडवेंचर नहीं है बल्कि एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका बैलेंस है। कॉमेडी, इमोशन, एक्शन और मैसेज सब कुछ परफेक्टली ब्लेंड होता है बिना किसी एक एलिमेंट को ओवरपावर किए। एनिमेशन टॉप क्वालिटी टियर है, स्पेशली लाइटिंग और एनवायरनमेंट डिटेलिंग जो हर सीन को विजुअली रिच बनाता है। साउंड डिज़ाइन और बैकग्राउंड स्कोर भी मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि ये फिल्म के इमोशनल बीट्स को एम्पलीफाई करते हैं। जब टेंशन बिल्ड होता है तो म्यूज़िक सटल रहता है लेकिन इफ़ेक्टिव होता है और जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं तो वो ओवर ड्रामेटिक नहीं लगता बल्कि नेचुरली फील होता है। वॉइस परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग है क्योंकि स्पेशली हॉप का कैरेक्टर जिसमें इनोसेंस और ग्रोथ दोनों परफेक्टली कैप्चर किए गए हैं। कॉन्स की बात करें तो कुछ व्यूअर्स को सेकेंड हाफ थोड़ा प्रेडिक्टेबल लग सकता है, स्पेशली जब मास्टरमाइंड रिवील होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना एंगेजिंग है कि प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा बॉदर नहीं करती। कुछ साइड कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी लेकिन मेन स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रांग है कि वो एब्सेंस फील नहीं होता। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, स्पेशली इसके स्टोरी टेलिंग और ड्रामेटिक डेप्थ के लिए प्रेज़ किया गया है। ऑडियंस रिस्पॉन्स भी काफ़ी वार्म रहा है, स्पेशली फैमिलीज़ और यंग व्यूअर्स के बीच। लेकिन इंटरेस्टिंगली एडल्ट्स ने भी इस फिल्म को अप्रिशिएट किया है क्योंकि उसके थीम्स काफ़ी मैच्योर हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस स्टडी रहा है। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर नहीं बन सकी लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो करता है। कुछ हिडन फैक्ट्स भी फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि फिल्म मेकर्स ने रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को यूज़ करके इकोसिस्टम इम्बैलेंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया है और बैकग्राउंड में कई ऐसे विजुअल क्लूज़ हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन इम्पैक्ट को सिंबलाइज करते हैं बिना एक्सप्लिसिटी बताए। और एक सटल डिटेल ये भी है कि हॉप की स्पीड लॉस एक्चुअली एक मेटाफर है। कभी कभी हम अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करके ही अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करते हैं। एंड में अगर एक लाइन में बोला जाए तो हॉपर सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो तुम्हें एंटरटेन करता है, इमोशनली कनेक्ट करता है और साथ ही साथ तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देता है जो बिना प्रीसी हुए
समझ आता है और शायद इसी वजह से ये फ़िल्म लॉन्ग टर्म में याद रहने वाली कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये सिर्फ देखने नहीं पड़ती, फील की जाती है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है जहाँ इंसान और एनिमल्स के बीच का बाउंड्री सिर्फ एक इल्यूज़न है, जहाँ एक छोटी सी मिस्टेक पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर सकती है, और जहाँ एक इनोसेंट सा क्रीचर अननोइंगली एक ऐसे एडवेंचर में फंस जाता है जो उसकी लाइफ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो शायद तुम इसे एक नॉर्मल एनिमेटेड फिल्म समझो। लेकिन हॉपर्स एक्चुअली उससे कहीं ज़्यादा है। यह सिर्फ एक कलरफुल, फनी और क्यूट स्टोरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जहां हर जोक के पीछे एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है और हर सीन के अंदर एक डीपर मीनिंग है जो स्लोली तुम्हें रियलाइज़ होता है जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। हॉपर्स एक एडवेंचर एनिमेशन कॉमेडी फिल्म है जो 6 मार्च 2026 को रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म का डायरेक्शन एक विजनरी एनिमेटेड फिल्म मेकर ने किया है जिन्होंने पहले भी इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी प्रेज गेन किया है, और इस बार उन्होंने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की है जहां विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ इमोशनली भी डीपली कनेक्ट करती है। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है क्योंकि यह सिर्फ एनिमल्स की स्टोरी नहीं बल्कि बताती है इनडायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर, ग्रीड, सर्वाइवल और बैलेंस ऑफ नेचर जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। वॉइस कास्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जहां हर कैरेक्टर को एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी दी गई है और उनकी वॉइस एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है, ऐसा फील होता है जैसे वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स नहीं बल्कि रियल लिविंग बीइंग्स हों। स्टोरी शुरू होती है एक लश ग्रीन फॉरेस्ट से जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। बर्ड्स चिर्प कर रहे हैं, रिवर्स पीसफुली फ्लो हो रही हैं और हर क्रीचर अपनी लाइफ में बिजी है। लेकिन इसी पीसफुल इन्वायरमेंट के बीच हम इंट्रोड्यूस होते हैं एक छोटे से हाइपर एक्टिव और थोड़े क्लूलेस क्रीचर से जिसका नाम है हॉप, जो एक हॉपर स्पेशल्स का पार्ट है। ये क्रीचर्स इनक्रेडिबली फास्ट होते हैं और कंसिस्टेंटली मूवमेंट में रहते हैं, लेकिन हॉप थोड़ा अलग है। वो क्यूरियस है, ओवरथिंकर है और कभी कभी अननेसेसरी रिस्क ले लेता है। हॉप का कैरेक्टर इमीडिएटली कनेक्ट करता है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। वो मिस्टेक्स करता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है और कभी कभी उसकी क्यूरियोसिटी उसे ट्रबल में डाल देती है। उसकी फैमिली उसे वार्न करती है कि फॉरेस्ट के बाहर जाना डेंजरस है क्योंकि वहाँ अननोन थ्रेट्स हैं, लेकिन हॉप के अंदर का एक्सप्लोरर उसे चैन से बैठने नहीं देता। ये इनिशियल सेटअप ही ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट कर देता है क्योंकि हम ऑलरेडी समझ जाते हैं कि हॉप की जर्नी एक नॉर्मल एडवेंचर नहीं होने वाली। एक दिन हॉप एक्सीडेंटली फॉरेस्ट के एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में चला जाता है जहां उसे एक स्ट्रेंज ग्लोइंग डिवाइस मिलता है और यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन ले लेती है। ये डिवाइस एक्चुअली एक ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी होती है जो एनिमल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई है और हॉप अननोइंगली उसे एक्टिवेट कर देता है। इस मूवमेंट के बाद फॉरेस्ट के एनिमल्स का बिहेवियर सटली चेंज होने लगता है। कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ अननेचुरल पैटर्न्स फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस में चला जाता है। यहाँ से फिल्म का टोन थोड़ा शिफ्ट होता है। जो इनिशियली लाइट हार्टेड और फनी लग रहा था, अब वो एक मिस्ट्री और टेंशन बिल्ड करने लगती है। हॉप को रियलाइज़ होता है कि उसकी एक मिस्टेक ने कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कैसे फिक्स करें। इस पॉइंट पर उसकी मुलाकात होती है एक एक्सपीरियंस्ड और थोड़ी क्लिनिकल कैरेक्टर से जिसका नाम है रेहा, जो एक बर्ड है और फॉरेस्ट के बाहर की दुनिया के बारे में काफ़ी नॉलेज रखती है। रेहा का कैरेक्टर हॉप के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो प्रैक्टिकल है, इमोशनली गार्डेड है और अननेसेसरी रिस्क लेने में बिलीव नहीं करती, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि दोनों एक साथ काम करना पड़ता है। इन दोनों के बीच का डायनेमिक फिल्म का एक मेजर हाईलाइट है क्योंकि ये फिल्म कॉमेडी जनरेट नहीं करती बल्कि इमोशनल डेप्थ भी ऐड करती है। हॉप का ऑप्टिज्म और रिहा का रियलिज्म जब क्लैश करता है तब काफ़ी एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। जैसे जैसे वो दोनों जर्नी पर निकलते हैं, हमें फॉरेस्ट को डिफरेंट जोन्स दिखाए जाते हैं जो विजुअली स्टनिंग हैं और हर जोन का अपना एक यूनिक इकोसिस्टम और चैलेंजेस हैं। कहीं डेंजरस प्रेडेटर्स हैं जो अननेचुरल बिहेवियर शो कर रहे हैं, लेकिन
कहीं रिवर्स कंबाइंड हो चुकी हैं और कहीं एंटायर हैबिटेट्स कोलैप्स हो के एज पर हैं। ये सब देखते हुए ऑडियंस को क्लियरली समझ आ जाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। इस जर्नी के दौरान हॉप ग्रेजुअली ग्रो करती है। वो सिर्फ एक क्यूरियस और इम्पल्सिव कैरेक्टर से एक रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल इंडिविजुअल बनने लगती है। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ऑर्गेनिकली दिखाया गया है, जहाँ कोई फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगता, बल्कि हर एक्सपीरियंस उसे शेप करता है। रिया भी स्लोली अपनी वॉल्स डाउन करती है और हॉप पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करती है, जो उनके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिड पॉइंट पर फिल्म एक मेजर ट्विस्ट देती है जब यह रिवील होता है कि यह डिवाइस सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ह्यूमंस के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका एम है नेचर को कंट्रोल करना फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये रिवोल्यूशन स्टोरी को एक बिगर स्केल पर ले जाता है और स्टेक्स को इंस्टेंटली हाई कर देता है। अब यह सिर्फ एक फॉरेस्ट का बचाने की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि पूरे नेचुरल बैलेंस की फाइट बन जाती है। इस पॉइंट के बाद नैरेटिव और इंटेंस हो जाता है। हॉप और रिहा को सिर्फ डिवाइस डिस्ट्रॉय नहीं करना, बल्कि उसके सोर्स तक पहुंचना होता है। यह पार्ट फिल्म का सबसे एंगेजिंग सेक्शन है, क्योंकि यहाँ एक्शन, ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स परफेक्टली बैलेंस होते हैं। हर सीन में एक अर्जेंसी फील होती है जो ऑडियंस को स्क्रीन से ग्लूड रखती है। क्लाइमैक्स के पास आते आते टेंशन पीक पर होती है। हॉप फाइनली उस मेन फैसिलिटी तक पहुंचता है जहां से ये सिग्नल्स कंट्रोल हो रहे हों, लेकिन उसे एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। उसे रियलाइज़ होता है कि डिवाइस डिस्ट्रॉय करने से फॉरेस्ट टेम्परेली सेव हो जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम का कोर डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो प्रॉब्लम वापस आ सकती है। ये डिलेमा उसके कैरेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट बन जाता है। क्लाइमैक्स इमोशनली और विजुअली दोनों तरह से पावरफुल हैं, जहां हॉप अपनी फियर्स को ओवरकम करता है और एक ऐसे डिसीजन लेता है जो सेल्फलेस है, रिस्की है और डीपली इम्पैक्टफुल है। फाइनल सीक्वेंस में जो एक्शन और इमोशन ब्लेंड होता है वो ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग और थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन देता है। फिल्म का एंडिंग बिटर स्वीट है। सब कुछ परफेक्टली हैप्पी नहीं होता, लेकिन एक सीन ऑफ होप ज़रूर देता है। फॉरेस्ट स्लोली रिकवर करना स्टार्ट होता है और हॉप एक कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर में बन चुका होता है। अब वो सिर्फ एक क्यूरियस हॉपर नहीं, बल्कि एक ट्रू हीरो है जो अपनी मिस्टेक्स से सीख चुका है। अगर रिव्यू की बात करें तो हॉपर्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसकी स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ है। ये फिल्म सिर्फ किड्स के लिए नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी इक्वली इम्पैक्टफुल है। विजुअल एनिमेशन टॉप नॉच है, कलर्स वाइब्रेंट हैं और वर्ल्ड बिल्डिंग इनक्रेडिबली डिटेल्ड है। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी परफेक्टली सीन्स के इमोशन को एलिवेट करता है। हाँ, कुछ माइनर फ्लॉज भी हैं, जैसे कि सेकेंड हाफ में कुछ मोमेंट्स थोड़े स्ट्रेस्ड फील होते हैं और कुछ साइड कैरेक्टर्स को और डेवलप किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना इंगेजिंग है कि यह फ्लॉज नोटिसेबल होते हुए भी इम्पेक्ट नहीं करते। क्रिटिक्स ने फिल्म को लार्जली पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, स्पेशली उसके यूनिक कॉन्सेप्ट और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को प्रेस किया गया है। ऑडियंस रिस्पांस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि लोगों को यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बल्कि मीनिंगफुल लगी है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म किया है, स्पेशली फैमिली ऑडियंस के बीच इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के मेकर्स ने रियल एनिमल बिहेवियर और इकोसिस्टम को स्टडी करके स्टोरी एलिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, इसलिए फिल्म के अंदर जो एनवायरमेंटल थीम्स हैं वो रियलिस्टिक फील होते हैं। एक और हिडन डिटेल यह है कि बैकग्राउंड में कई बार सटल हिंट्स दिए गए हैं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस को लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को सिंबॉलिकली शो करते हैं, जो रिपीट व्यूइंग में और क्लियरली नोटिस होते हैं। जब हॉप और रेहा उस फैसिलिटी का कोर के पास पहुंचते हैं, तब तक उनकी जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी बन चुकी होती है, और यहाँ से फिल्म एक और डीपर लेयर ओपन करती है जहाँ हमेशा सिर्फ एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी क्लियरली फील होने लगता है। फैसिलिटी के अंदर का इन्वायरमेंट बल्कि बिल्कुल फॉरेस्ट के अपोजिट होता है, कोल्ड, मेटेलिक, आर्टिफिशियल लाइट्स और भरा हुआ, लेकिन नेचर का कोई साइन नहीं होता। और ये कॉन्ट्रास्ट इतना पावरफुल है कि बिना कुछ बोले ही फिल्म एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर कर देती है। हॉप के लिए ये सब देखना शॉकिंग होता है, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो कोई वर्ल्ड इतना लाइफलेस हो सकता है, और यही मोमेंट उसकी मोटिवेशन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक कंप्लीट नेटवर्क है जो मल्टीपल फॉरेस्ट और इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है।
और ये रिवोल्यूशन स्टेक्स को और भी हाई कर देता है। रेहा एक हिडन कंट्रोल रूम डिटेक्ट करती है जहाँ से सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना ईजी नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिव होते हैं जो स्पेशली एनिमल्स को डिटेक्ट करके उन्हें ट्रैप करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस और थ्रिलिंग बन जाता है जहाँ हॉप की स्पीड और एबिलिटी और रेहा की इंटेलिजेंस दोनों का टेस्ट होता है। इस पार्ट में फिल्म का पेसिंग परफेक्टली बैलेंस होता है। एक साइड पर हाई टेंशन चेज सीक्वेंसेस चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ सटल इमोशनल मूवमेंट्स भी स्लिप होते रहते हैं जहाँ कैरेक्टर्स अपने फियर्स और डाउट्स एक्सप्रेस करते हैं। एक सीन में हॉप कन्फेस करता है कि उसे डर लग रहा है कि शायद वो सिचुएशन को और ख़राब कर दे, और ये वल्नरेबिलिटी उसके कैरेक्टर को और रिलेटेबल बना देती है। रेहा उसे प्रेजर करती है, लेकिन उसके अंदर भी एक फियर होता है कि वो ओपनली शो नहीं करती, और यह लेयर्ड राइटिंग फिल्म को और मैच्योर फील देता है। जैसे ही वो कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं, उन्हें फाइनली सिस्टम का मास्टरमाइंड पता चलता है, एक ह्यूमन साइंटिस्ट जो बिलीव करता है कि नेचर को कंट्रोल करना ही फ्यूचर है। और यहाँ फिल्म एक साइकोलॉजिकल डिबेट इंट्रोड्यूस करती है विदाउट बीइंग प्रीसी। साइंटिस्ट का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली ईविल नहीं होता, उसके हिसाब से वो केओस को एलिमिनेट करके एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम क्रिएट कर रहा है जहाँ सब कुछ अंडर कंट्रोल हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जो एक्चुअली उसकी ब्यूटी का कोर पार्ट है। ये कन्फ्रंटेशन सीन सरप्राइजिंगली इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं बल्कि आइडियोलॉजीज़ का क्लैश होता है। हॉप इनिशियली सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करना चाहता था, लेकिन अब वो समझ चुका होता है कि ये इशू उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और उससे एक और डिसीजन लेना पड़ता है। उसकी पर्सनल गिल्ट को नहीं बल्कि पूरी सिस्टम को इम्पेक्ट करेगा। रेहा यहाँ एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है क्योंकि वो हॉप को रिमाइंड कराती है कि कभी कभी इम्पैक्टफुल बैलेंस ही परफेक्ट होता है। क्लाइमैक्स का फाइनल मोमेंट में हॉप एक रिस्की प्लान एग्जीक्यूट करता है जहाँ वो सिस्टम का कोर में जाके ओवरलोड क्रिएट करता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसे एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसकी स्पीड टेम्पररी स्लो हो जाती है और उसकी आइडेंटिटी का मेजर पार्ट थी। ये मोमेंट इमोशनली काफ़ी हैवी होता है क्योंकि हॉप के लिए स्पीड सिर्फ एक एबिलिटी नहीं बल्कि उसकी इंडिविजुअलिटी का सिंबल थी, और उसका यह सेक्रीफाइस उसकी ग्रोथ को परफेक्टली हाईलाइट करता है। सिस्टम्स कोलैप्स होने लगता है, अलार्म्स ट्रिगर हो जाते हैं और पूरी फैसिलिटी अनस्टेबल हो जाती है, और यहाँ से एक हाई एनर्जी एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट होता है जो विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ इमोशनली भी इम्पैक्टफुल होता है। रेहा और हॉप बेयरली बाहर निकल पाते हैं, और जब वो फाइनली फॉरेस्ट की तरफ दिखते हैं तो स्लोली साइंस ऑफ रिकवर देखने लगते हैं। एनिमल्स का बिहेवियर नॉर्मल होने लगता है, इन्वायरमेंट स्टेबलाइज होने लगता है और एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होता है। लेकिन फिल्म यहाँ एक रियलिस्टिक टच देती है। सब कुछ इनिशियली परफेक्ट नहीं होता, डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है और उससे कम्प्लीटली रिकवर होने में टाइम लगेगा, और ये सटल डिटेल फिल्म को और ग्राउंडेड बनाती है। हॉप अब पहले जैसा फास्ट नहीं रहा, लेकिन उसकी थिंकिंग कम्प्लीटली चेंज हो चुकी होती है। वो अब इम्पल्सिव डिसीजंस लेने वाला कैरेक्टर नहीं बल्कि इम्पैक्टफुल, थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बन चुका होता है। रेहा और हॉप का बीच का बॉन्ड भी इवॉल्व हो चुका है। जो इनिशियली एक फोर्स्ड पार्टनरशिप थी वो अब एक जेन्युइन फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो चुकी है। उनके लास्ट सीन्स में जो कामनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाया गया है वो उसकी जर्नी का परफेक्ट क्लोजर फील होता है। फिल्म का फाइनल शॉट एक सिंबॉलिक नोट पर एंड होता है जहां हॉप स्लो स्पीड के साथ भी कॉन्फिडेंटली मूव करता है, जो ये शो करता है कि ग्रोथ सिर्फ एबिलिटीज़ में नहीं बल्कि माइंडसेट में होती है। अगर ओवरऑल रिव्यू पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हॉपर्स अपने जेनर के अंदर काफ़ी फ्रेश फील होती है क्योंकि ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग एडवेंचर नहीं है बल्कि एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका बैलेंस है। कॉमेडी, इमोशन, एक्शन और मैसेज सब कुछ परफेक्टली ब्लेंड होता है बिना किसी एक एलिमेंट को ओवरपावर किए। एनिमेशन टॉप क्वालिटी टियर है, स्पेशली लाइटिंग और एनवायरनमेंट डिटेलिंग जो हर सीन को विजुअली रिच बनाता है। साउंड डिज़ाइन और बैकग्राउंड स्कोर भी मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि ये फिल्म के इमोशनल बीट्स को एम्पलीफाई करते हैं। जब टेंशन बिल्ड होता है तो म्यूज़िक सटल रहता है लेकिन इफ़ेक्टिव होता है, और जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं तो वो ओवर ड्रामेटिक नहीं लगता बल्कि नेचुरली फील होता है।
वॉइस परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग है क्योंकि स्पेशली हॉप का कैरेक्टर जिसमें इनोसेंस और ग्रोथ दोनों परफेक्टली कैप्चर किए गए हैं। कॉन्स की बात करें तो कुछ व्यूअर्स को सेकंड हाफ थोड़ा प्रेडिक्टेबल लग सकता है, स्पेशली जब मास्टरमाइंड रिवील होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना एंगेजिंग है कि प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा बॉदर नहीं करती। कुछ साइड कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी, लेकिन मेन स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रांग है कि वो एब्सेंस फील नहीं होता। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली प्रोस्पेक्टिव पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, स्पेशली इसके स्टोरी टेलिंग और ड्रामेटिक डेप्थ के लिए प्रेस किया गया है। ऑडियंस रिस्पांस भी काफ़ी वार्म रहा है, स्पेशली फैमिलीज़ और यंग व्यूअर्स के बीच। लेकिन इंटरेस्टिंगली एडल्ट्स ने भी इस फिल्म को अप्रिशिएट किया है क्योंकि उसके थीम्स काफ़ी मैच्योर हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस स्टडी रहा है। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर नहीं बन सकी, लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो करता है। कुछ हिडन फैक्ट्स भी फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि फिल्म मेकर्स ने रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को यूज़ करके इकोसिस्टम इम्बैलेंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया है, और बैकग्राउंड में कई ऐसे विजुअल क्लूज़ हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन इम्पैक्ट को सिंबलाइज करते हैं बिना एक्सप्लिसिटी बताए। और एक सटल डिटेल ये भी है कि हॉप की स्पीड लॉस एक्चुअली एक मेटाफर है। कभी कभी हम अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करके ही अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करते हैं। एंड में अगर एक लाइन में बोला जाए तो हॉपर्स सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो तुम्हें एंटरटेन करता है, इमोशनली कनेक्ट करता है और साथ ही साथ तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देता है जो बिना प्रीसी हुए समझ आता है। और शायद इसी वजह से ये फिल्म लॉन्ग टर्म में याद रहने वाली कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये सिर्फ देखने नहीं पड़ती, फील की जाती है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है जहाँ इंसान और एनिमल्स के बीच का बाउंड्री सिर्फ एक इल्यूज़न है, जहाँ एक छोटी सी मिस्टेक पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर सकती है, और जहाँ एक इनोसेंट सा क्रीचर अननोइंगली एक ऐसे एडवेंचर में फंस जाता है जो उसकी लाइफ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो शायद तुम इसे एक नॉर्मल एनिमेटेड फिल्म समझो। लेकिन हॉपर्स एक्चुअली उससे कई ज़्यादा है। यह सिर्फ एक कलरफुल, फ़नी और क्यूट स्टोरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जहां हर जोक के पीछे एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है और हर सीन के अंदर एक डीपर मीनिंग है जो स्लोली तुम्हें रियलाइज़ होता है जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। हॉपर्स एक एडवेंचर एनिमेशन कॉमेडी फिल्म है जो 6 मार्च 2026 को रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म का डायरेक्शन एक विजनरी एनिमेटेड फिल्म मेकर ने किया है जिन्होंने पहले भी इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी प्रेज गेन किया है। और इस बार उन्होंने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की है जहां विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ इमोशनली भी डीपली कनेक्ट करती है। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है क्योंकि यह सिर्फ एनिमल्स की स्टोरी नहीं बल्कि बताती है इनडायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर, ग्रीड, सर्वाइवल और बैलेंस ऑफ नेचर जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। वॉइस कास्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जहां हर कैरेक्टर को एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी दी गई है और उनकी वॉइस एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है, ऐसा फील होता है जैसे वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स नहीं बल्कि रियल लिविंग बीइंग्स हों। स्टोरी शुरू होती है एक लश ग्रीन फॉरेस्ट से जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। बर्ड्स चिर्प कर रहे हैं, रिवर्स पीसफुली फ्लो हो रही हैं और हर क्रीचर अपनी लाइफ में बिजी है। लेकिन इसी पीसफुल इन्वायरमेंट के बीच हम इंट्रोड्यूस होते हैं एक छोटे से हाइपर एक्टिव और थोड़े क्लूलेस क्रीचर से जिसका नाम है हॉप, जो एक हॉपर स्पेशल्स का पार्ट है। ये क्रीचर्स इनक्रेडिबली फास्ट होते हैं और कंसिस्टेंटली मूवमेंट में रहते हैं, लेकिन हॉप थोड़ा अलग है। वो क्यूरियस है, ओवरथिंकर है और कभी कभी अननेसेसरी रिस्क ले लेता है। हॉप का कैरेक्टर इमीडिएटली कनेक्ट करता है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। वो मिस्टेक्स करता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है और कभी कभी उसकी क्यूरियोसिटी उसे ट्रबल में डाल देती है। उसकी फैमिली उसे वार्न करती है कि फॉरेस्ट के बाहर जाना डेंजरस है क्योंकि वहाँ अननोन थ्रेट्स हैं, लेकिन हॉप के अंदर का एक्सप्लोरर उसे चैन से बैठने नहीं देता। ये इनिशियल सेटअप ही ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट कर देता है क्योंकि हम ऑलरेडी समझ जाते हैं कि हॉप की जर्नी एक नॉर्मल एडवेंचर नहीं होने वाली। एक दिन हॉप एक्सीडेंटली फॉरेस्ट के एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में चला जाता है जहाँ उसे एक स्ट्रेंज ग्लोइंग डिवाइस मिलता है और यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन ले लेती है। ये डिवाइस एक्चुअली एक ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी होती है जो एनिमल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
और हॉप अननोइंगली उसे एक्टिवेट कर देता है। इस मूवमेंट के बाद फॉरेस्ट के एनिमल्स का बिहेवियर सटली चेंज होने लगता है। कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ अननेचुरल पैटर्न्स फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस में चला जाता है। यहाँ से फिल्म का टोन थोड़ा शिफ्ट होता है। जो इनिशियली लाइट हार्टेड और फनी लग रहा था, अब वो एक मिस्ट्री और टेंशन बिल्ड करने लगती है। हॉप को रियलाइज़ होता है कि उसकी एक मिस्टेक ने कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कैसे फिक्स करें। इस पॉइंट पर उसकी मुलाकात होती है एक एक्सपीरियंस्ड और थोड़ी क्लिनिकल कैरेक्टर से जिसका नाम है रेहा, जो एक बर्ड है और फॉरेस्ट के बाहर की दुनिया के बारे में काफ़ी नॉलेज रखती है। रेहा का कैरेक्टर हॉप के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो प्रैक्टिकल है, इमोशनली गार्डेड है और अननेसेसरी रिस्क लेने में बिलीव नहीं करती, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि दोनों एक साथ काम करना पड़ता है। इन दोनों के बीच का डायनेमिक फिल्म का एक मेजर हाईलाइट है, क्योंकि ये फिल्म कॉमेडी जनरेट नहीं करती बल्कि इमोशनल डेप्थ भी ऐड करती है। हॉप का ऑप्टिज्म और रिहा का रियलिज्म जब क्लैश करता है तब काफ़ी एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। जैसे जैसे वो दोनों जर्नी पर निकलते हैं, हमें फॉरेस्ट को डिफरेंट जोन्स दिखाए जाते हैं जो विजुअली स्टनिंग हैं और हर जोन का अपना एक यूनिक इकोसिस्टम और चैलेंजेस हैं। कहीं डेंजरस प्रेडेटर्स हैं जो अननेचुरल बिहेवियर शो कर रहे हैं, लेकिन कहीं रिवर्स कंबाइंड हो चुकी हैं और कहीं एंटायर हैबिटेट्स कोलैप्स हो के एज पर हैं। ये सब देखते हुए ऑडियंस को क्लियरली समझ आ जाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। इस जर्नी के दौरान हॉप ग्रेजुअली ग्रो करती है। वो सिर्फ एक क्यूरियस और इम्पल्सिव कैरेक्टर से एक रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल इंडिविजुअल बनने लगती है। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ऑर्गेनिकली दिखाया गया है, जहाँ कोई फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगता, बल्कि हर एक्सपीरियंस उसे शेप करता है। रिया भी स्लोली अपनी वॉल्स डाउन करती है और हॉप पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करती है, जो उनके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिड पॉइंट पर फिल्म एक मेजर ट्विस्ट देती है जब यह रिवील होता है कि यह डिवाइस सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ह्यूमंस के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका एम है नेचर को कंट्रोल करना फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये रिवोल्यूशन स्टोरी को एक बिगर स्केल पर ले जाता है और स्टेक्स को इंस्टेंटली हाई कर देता है। अब यह सिर्फ एक फॉरेस्ट का बचाने की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि पूरे नेचुरल बैलेंस की फाइट बन जाती है। इस पॉइंट के बाद नैरेटिव और इंटेंस हो जाता है। हॉप और रिहा को सिर्फ डिवाइस डिस्ट्रॉय नहीं करना, बल्कि उसके सोर्स तक पहुंचना होता है। ये पार्ट फिल्म का सबसे एंगेजिंग सेक्शन है, क्योंकि यहाँ एक्शन, ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स परफेक्टली बैलेंस होते हैं। हर सीन में एक अर्जेंसी फील होती है जो ऑडियंस को स्क्रीन से ग्लूड रखती है। क्लाइमैक्स के पास आते आते टेंशन पीक पर होती है। हॉप फाइनली उस मेन फैसिलिटी तक पहुंचता है जहां से ये सिग्नल्स कंट्रोल हो रहे हों, लेकिन उसे एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। उसे रियलाइज़ होता है कि डिवाइस डिस्ट्रॉय करने से फॉरेस्ट टेम्परेली सेव हो जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम का कोर डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो प्रॉब्लम वापस आ सकती है। ये डिलेमा उसके कैरेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट बन जाता है। क्लाइमैक्स इमोशनली और विजुअली दोनों तरह से पावरफुल हैं, जहां हॉप अपनी फियर्स को ओवरकम करता है और एक ऐसे डिसीजन लेता है जो सेल्फलेस है, रिस्की है और डीपली इम्पैक्टफुल है। फाइनल सीक्वेंस में जो एक्शन और इमोशन ब्लेंड होता है वो ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग और थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन देता है। फिल्म का एंडिंग बिटर स्वीट है। सब कुछ परफेक्टली हैप्पी नहीं होता, लेकिन एक सीन ऑफ होप ज़रूर देता है। फॉरेस्ट स्लोली रिकवर करना स्टार्ट होता है और हॉप एक कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर में बन चुका होता है। अब वो सिर्फ एक क्यूरियस हॉपर नहीं, बल्कि एक ट्रू हीरो है जो अपनी मिस्टेक से सीख चुका है। अगर रिव्यू की बात करें तो हॉपर्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसकी स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ है। ये फिल्म सिर्फ किड्स के लिए नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी इक्वली इम्पैक्टफुल है। विजुअल एनिमेशन टॉप नॉच है, कलर्स वाइब्रेंट हैं और वर्ल्ड बिल्डिंग इनक्रेडिबली डिटेल्ड है। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी परफेक्टली सीन्स के इमोशन को एलिवेट करता है। हाँ, कुछ माइनर फ्लॉज भी हैं, जैसे कि सेकेंड हाफ में कुछ मोमेंट्स थोड़े स्ट्रेच फील होते हैं और कुछ साइड कैरेक्टर्स को और डेवलप किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना इंगेजिंग है कि यह फ्लॉज नोटिसेबल होते हुए भी इम्पैक्ट नहीं करते। क्रिटिक्स ने फिल्म को लार्जली पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, स्पेशली उसके यूनिक कॉन्सेप्ट और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को प्रेस किया गया है। ऑडियंस रिस्पांस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है,
क्योंकि लोगों को ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बल्कि मीनिंगफुल लगी है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म किया है, स्पेशली फैमिली ऑडियंस के बीच इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के मेकर्स ने रियल एनिमल बिहेवियर और इकोसिस्टम को स्टडी करके स्टोरी एलिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, इसलिए फिल्म के अंदर जो एनवायरमेंटल थीम्स हैं वो रियलिस्टिक फील होते हैं। एक और हिडन डिटेल ये है कि बैकग्राउंड में कई बार सटल हिंट्स दिए गए हैं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस को लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को सिंबॉलिकली शो करते हैं, जो रिपीट व्यूइंग में और क्लियरली नोटिस होते हैं। जब हॉप और रेहा उस फैसिलिटी का कोर के पास पहुंचते हैं तब तक उनकी जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी बन चुकी होती है, और यहाँ से फिल्म एक और डीपर लेयर ओपन करती है जहाँ हमेशा सिर्फ एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी क्लियरली फील होने लगता है। फैसिलिटी के अंदर का एनवायरनमेंट बल्कि बिल्कुल फॉरेस्ट के अपोजिट होता है, कोल्ड मेटेलिक आर्टिफिशियल लाइट्स और भरा हुआ, लेकिन नेचर का कोई साइन नहीं होता। और ये कॉन्ट्रास्ट इतना पावरफुल है कि बिना कुछ बोले ही फिल्म एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर कर देती है। हॉप के लिए ये सब देखना शॉकिंग होता है क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो कोई वर्ल्ड इतना लाइफलेस हो सकता है, और यही मोमेंट उसकी मोटिवेशन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक कंप्लीट नेटवर्क है जो मल्टीपल फॉरेस्ट और इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, और ये रिवलेशन स्टेक्स को और भी हाई कर देता है। रेहा एक हिडन कंट्रोल रूम डिटेक्ट करती है जहां से सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना इजी नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिव होते हैं जो स्पेशली एनिमल्स को डिटेक्ट करके उन्हें ट्रैप करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस और थ्रिलिंग बन जाता है जहां हॉप की स्पीड और एबिलिटी और रेहा की इंटेलिजेंस दोनों का टेस्ट होता है। इस पार्ट में फिल्म का पेसिंग परफेक्टली बैलेंस होता है। एक साइड पर हाई टेंशन चेज सीक्वेंसेस चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ सटल इमोशनल मूवमेंट्स भी स्लिप होते रहते हैं जहां कैरेक्टर्स अपने फियर्स और डाउट्स एक्सप्रेस करते हैं। एक सीन में हॉप कन्फेस करता है कि उसे डर लग रहा है कि शायद वो सिचुएशन को और ख़राब कर दे, और ये वल्नरेबिलिटी उसके कैरेक्टर को और रिलेटेबल बना देती है। रेहा उसे प्रेजर करती है, लेकिन उसके अंदर भी एक फियर होता है कि वो ओपनली शो नहीं करती, और यह लेयर्ड राइटिंग फिल्म को और मैच्योर फील देता है। जैसे ही वो कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं उन्हें फाइनली सिस्टम का मास्टरमाइंड पता चलता है, एक ह्यूमन साइंटिस्ट जो बिलीव करता है कि नेचर को कंट्रोल करना ही फ्यूचर है। और यहाँ फिल्म एक साइकोलॉजिकल डिबेट इंट्रोड्यूस करती है विदाउट बीइंग प्रीसी। साइंटिस्ट का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली ईविल नहीं होता, उसके हिसाब से वो केओस को एलिमिनेट करके एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम क्रिएट कर रहा है जहां सब कुछ अंडर कंट्रोल हो, लेकिन यह है कि प्रॉब्लम यह है कि वो नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जो एक्चुअली उसकी ब्यूटी का कोर पार्ट है। ये कन्फ्रंटेशन सीन सरप्राइजिंगली इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं बल्कि आइडियोलॉजीज़ का क्लैश होता है। हॉप इनिशियली सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करना चाहता था, लेकिन अब वो समझ चुका होता है कि यह इशू उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और उससे एक और डिसीजन लेना पड़ता है। उसकी पर्सनल गिल्ट को नहीं बल्कि पूरी सिस्टम को इम्पेक्ट करेगा। रेहा यहाँ एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है क्योंकि वो हॉप को रिमाइंड कराती है कि कभी कभी इम्पैक्टफुल बैलेंस ही परफेक्ट होता है। क्लाइमैक्स का फाइनल मोमेंट में हॉप एक रिस्की प्लान एग्जीक्यूट करता है जहां वो सिस्टम का कोर में जाके ओवरलोड क्रिएट करता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसे एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसकी स्पीड टेम्पररी स्लो हो जाती है और उसकी आइडेंटिटी का मेजर पार्ट थी। ये मोमेंट इमोशनली काफ़ी हैवी होता है क्योंकि हॉप के लिए स्पीड सिर्फ एक एबिलिटी नहीं बल्कि उसकी इंडिविजुअलिटी का सिंबल थी, और उसका यह सेक्रीफाइस उसकी ग्रोथ को परफेक्टली हाईलाइट करता है। सिस्टम्स कोलैप्स होने लगता है, अलार्म्स ट्रिगर हो जाते हैं और पूरी फैसिलिटी अनस्टेबल हो जाती है, और यहाँ से एक हाई एनर्जी एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट होता है जो विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ इमोशनली भी इम्पैक्टफुल होता है। रिया और हॉप बेयरली बाहर निकल पाते हैं और जब वो फाइनली फॉरेस्ट की तरफ दिखते हैं तो स्लोली साइंस ऑफ रिकवर देखने लगते हैं। एनिमल्स का बिहेवियर नॉर्मल होने लगता है, इन्वायरमेंट स्टेबलाइज होने लगता है और एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होता है। लेकिन फिल्म यहाँ एक रियलिस्टिक टच देती है। सब कुछ इनिशियली परफेक्ट नहीं होता, डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है और उससे कम्प्लीटली रिकवर होने में टाइम लगेगा।
और ये सटल डिटेल फिल्म को और ग्राउंडेड बनाती है। हॉप अब पहले जैसा फास्ट नहीं रहा, लेकिन उसकी थिंकिंग कम्प्लीटली चेंज हो चुकी होती है। वो अब इम्पल्सिव डिसीजंस लेने वाला कैरेक्टर नहीं, बल्कि इम्पैक्टफुल, थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बन चुका होता है। रेया और हॉप का बीच का बॉन्ड भी इवॉल्व हो चुका है। जो इनिशियली एक फोर्स्ड पार्टनरशिप थी, वो अब एक जेन्युइन फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो चुकी है। उनके लास्ट सीन्स में जो कामनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाया गया है, वो उसकी जर्नी का परफेक्ट क्लोजर फील होता है। फिल्म का फाइनल शॉट एक सिंबॉलिक नोट पर एंड होता है, जहां हॉप स्लो स्पीड के साथ भी कॉन्फिडेंटली मूव करता है, जो ये शो करता है कि ग्रोथ सिर्फ एबिलिटीज़ में नहीं बल्कि माइंडसेट में होती है। अगर ओवरऑल रिव्यू पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हॉपर्स अपने जेनर के अंदर काफ़ी फ्रेश फील होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग एडवेंचर नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका बैलेंस है। कॉमेडी, इमोशन, एक्शन और मैसेज सब कुछ परफेक्टली ब्लेंड होता है, बिना किसी एक एलिमेंट को ओवरपावर किए। एनिमेशन टॉप क्वालिटी टियर है, स्पेशली लाइटिंग और एनवायरनमेंट डिटेलिंग, जो हर सीन को विजुअली रिच बनाता है। साउंड डिज़ाइन और बैकग्राउंड स्कोर भी मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये फिल्म के इमोशनल बीट्स को एम्पलीफाई करते हैं। जब टेंशन बिल्ड होता है तो म्यूज़िक सटल रहता है लेकिन इफ़ेक्टिव होता है, और जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं तो वो ओवर ड्रामेटिक नहीं लगता, बल्कि नेचुरली फील होता है। वॉइस परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्पेशली हॉप का कैरेक्टर, जिसमें इनोसेंस और ग्रोथ दोनों परफेक्टली कैप्चर किए गए हैं। कॉन्स की बात करें तो कुछ व्यूअर्स को सेकेंड हाफ थोड़ा प्रेडिक्टेबल लग सकता है, स्पेशली जब मास्टरमाइंड रिवील होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना एंगेजिंग है कि प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा बॉदर नहीं करती। कुछ साइड कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी, लेकिन मेन स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एब्सेंस फील नहीं होता। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली प्रोस्पेक्टिव पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, स्पेशली इसके स्टोरी टेलिंग और ड्रामेटिक डेप्थ के लिए प्रेस किया गया है। ऑडियंस रिस्पॉन्स भी काफ़ी वार्म रहा है, स्पेशली फैमिलीज़ और यंग व्यूअर्स के बीच। लेकिन इंटरेस्टिंगली एडल्ट्स ने भी इस फिल्म को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि उसके थीम्स काफ़ी मैच्योर हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस स्टडी रहा है। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर नहीं बन सकी, लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो करता है। कुछ हिडन फैक्ट्स भी फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि फिल्म मेकर्स ने रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को यूज़ करके इकोसिस्टम इम्बैलेंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया है, और बैकग्राउंड में कई ऐसे विजुअल क्लूज़ हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन इम्पैक्ट को सिंबलाइज करते हैं बिना एक्सप्लिसिटी बताए। और एक सटल डिटेल ये भी है कि हॉप की स्पीड लॉस एक्चुअली एक मेटाफर है। कभी कभी हम अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करके ही अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करते हैं। एंड में अगर एक लाइन में बोला जाए तो हॉपर सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो तुम्हें एंटरटेन करता है, इमोशनली कनेक्ट करता है, और साथ ही साथ तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देता है जो बिना प्रीसी हुए समझ आता है। और शायद इसी वजह से ये फिल्म लॉन्ग टर्म में याद रहने वाली कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये सिर्फ देखने नहीं पड़ती, फील की जाती है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है जहां इंसान और एनिमल्स के बीच का बाउंड्री सिर्फ एक इल्यूज़न है, जहां एक छोटी सी मिस्टेक पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर सकती है, और जहां एक इनोसेंट सा क्रीचर अननोइंगली एक ऐसे एडवेंचर में फंस जाता है जो उसकी लाइफ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो शायद तुम इसे एक नॉर्मल एनिमेटेड फिल्म समझो। लेकिन हॉपर्स एक्चुअली उससे कहीं ज़्यादा है। यह सिर्फ एक कलरफुल, फ़नी और क्यूट स्टोरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, जहां हर जोक के पीछे एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है, और हर सीन के अंदर एक डीपर मीनिंग है जो स्लोली तुम्हें रियलाइज़ होता है जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। हॉपर्स एक एडवेंचर एनिमेशन कॉमेडी फिल्म है जो 6 मार्च 2026 को रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म का डायरेक्शन एक विजनरी एनिमेटेड फिल्म मेकर ने किया है, जिन्होंने पहले भी इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी प्रेज गेन किया है। और इस बार उन्होंने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की है जहां विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ इमोशनली भी डीपली कनेक्ट करती है। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यह सिर्फ एनिमल्स की स्टोरी नहीं बल्कि बताती है इनडायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर, ग्रीड, सर्वाइवल और बैलेंस ऑफ नेचर जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। वॉइस कास्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहां हर कैरेक्टर को एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी दी गई है, और उनकी वॉइस एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है, ऐसा फील होता है जैसे वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स नहीं बल्कि रियल लिविंग बीइंग्स हों।
स्टोरी शुरू होती है एक लश ग्रीन फॉरेस्ट से, जहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है। बर्ड्स चिर्प कर रहे हैं, रिवर्स पीसफुली फ्लो हो रही हैं और हर क्रीचर अपनी लाइफ में बिजी है। लेकिन इसी पीसफुल इन्वायरमेंट के बीच हम इंट्रोड्यूस होते हैं एक छोटे से हाइपर एक्टिव और थोड़े क्लूलेस क्रीचर से, जिसका नाम है हॉप, जो एक हॉपर स्पेशल्स का पार्ट है। ये क्रीचर्स इनक्रेडिबली फास्ट होते हैं और कंसिस्टेंटली मूवमेंट में रहते हैं। लेकिन हॉप थोड़ा अलग है। वो क्यूरियस है, ओवर थिंकर है और कभी कभी अननेसेसरी रिस्क ले लेता है। हॉप का कैरेक्टर इमीडिएटली कनेक्ट करता है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। वो मिस्टेक्स करता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है और कभी कभी उसकी क्यूरियोसिटी उसे ट्रबल में डाल देती है। उसकी फैमिली उसे वार्न करती है कि फॉरेस्ट के बाहर जाना डेंजरस है क्योंकि वहाँ अननोन थ्रेट्स हैं, लेकिन हॉप के अंदर का एक्सप्लोरर उसे चैन से बैठने नहीं देता। ये इनिशियल सेटअप ही ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट कर देता है क्योंकि हम ऑलरेडी समझ जाते हैं कि हॉप की जर्नी एक नॉर्मल एडवेंचर नहीं होने वाली। एक दिन हॉप एक्सीडेंटली फॉरेस्ट के एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में चला जाता है जहाँ उसे एक स्ट्रेंज ग्लोइंग डिवाइस मिलता है और यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन ले लेती है। ये डिवाइस एक्चुअली एक ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी होती है जो एनिमल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई है और हॉप अननोइंगली उसे एक्टिवेट कर देता है। इस मूवमेंट के बाद फॉरेस्ट के एनिमल्स का बिहेवियर सटली चेंज होने लगता है। कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ अननेचुरल पैटर्न्स फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस में चला जाता है। यहाँ से फिल्म का टोन थोड़ा शिफ्ट होता है। जो इनिशियली लाइट हार्टेड और फनी लग रहा था, अब वो एक मिस्ट्री और टेंशन बिल्ड करने लगती है। हॉप को रियलाइज़ होता है कि उसकी एक मिस्टेक ने कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कैसे फिक्स करें। इस पॉइंट पर उसकी मुलाकात होती है एक एक्सपीरियंस्ड और थोड़ी क्लिनिकल कैरेक्टर से जिसका नाम है रेहा, जो एक बर्ड है और फॉरेस्ट के बाहर की दुनिया के बारे में काफ़ी नॉलेज रखती है। रेहा का कैरेक्टर हॉप के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो प्रैक्टिकल है, इमोशनली गार्डेड है और अननेसेसरी रिस्क लेने में बिलीव नहीं करती। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि दोनों एक साथ काम करना पड़ता है। इन दोनों के बीच का डायनेमिक फिल्म का एक मेजर हाईलाइट है क्योंकि ये फिल्म कॉमेडी जनरेट नहीं करती बल्कि इमोशनल डेप्थ भी ऐड करती है। हॉप का ऑप्टिज्म और रिहा का रियलिज्म जब क्लैश करता है तब काफ़ी इंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। जैसे जैसे वो दोनों जर्नी पर निकलते हैं, हमें फॉरेस्ट को डिफरेंट जोन्स दिखाए जाते हैं जो विजुअली स्टनिंग हैं और हर जोन का अपना एक यूनिक इकोसिस्टम और चैलेंजेस हैं। कहीं डेंजरस प्रेडेटर्स हैं जो अननेचुरल बिहेवियर शो कर रहे हैं, लेकिन कहीं रिवर्स कंबाइंड हो चुकी हैं और कहीं एंटायर हैबिटेट्स कोलैप्स हो के एज पर हैं। ये सब देखते हुए ऑडियंस को क्लियरली समझ आ जाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। इस जर्नी के दौरान हॉप ग्रेजुअली ग्रो करती है। वो सिर्फ एक क्यूरियस और इम्पल्सिव कैरेक्टर से एक रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल इंडिविजुअल बनने लगती है। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ऑर्गेनिकली दिखाया गया है, जहाँ कोई फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगता बल्कि हर एक्सपीरियंस उसे शेप करता है। रिया भी स्लोली अपनी वॉल्स डाउन करती है और हॉप पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करती है, जो उनके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिड पॉइंट पर फिल्म एक मेजर ट्विस्ट देती है जब यह रिवील होता है कि यह डिवाइस सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि ह्यूमंस के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका एम है नेचर को कंट्रोल करना फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये रिवोल्यूशन स्टोरी को एक बिगर स्केल पर ले जाता है और स्टेक्स को इंस्टेंटली हाई कर देता है। अब यह सिर्फ एक फॉरेस्ट का बचाने की कहानी नहीं रह जाती बल्कि पूरे नेचुरल बैलेंस की फाइट बन जाती है। इस पॉइंट के बाद नैरेटिव और इंटेंस हो जाता है। हॉप और रिहा को सिर्फ डिवाइस डिस्ट्रॉय नहीं करना बल्कि उसके सोर्स तक पहुंचना होता है। ये पार्ट फिल्म का सबसे एंगेजिंग सेक्शन है क्योंकि यहाँ एक्शन, ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स परफेक्टली बैलेंस होते हैं। हर सीन में एक अर्जेंसी फील होती है जो ऑडियंस को स्क्रीन से ग्लूड रखती है। क्लाइमैक्स के पास आते आते टेंशन पीक पर होती है। हॉप फाइनली उस मेन फैसिलिटी तक पहुंचता है जहां से ये सिग्नल्स कंट्रोल हो रहे हों, लेकिन उसे एक
टफ डिसीजन लेना पड़ता है। उसे रियलाइज़ होता है कि डिवाइस डिस्ट्रॉय करने से फॉरेस्ट टेम्परेली सेव हो जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम का कोर डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो प्रॉब्लम वापस आ सकती है। ये डिलेमा उसके कैरेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट बन जाता है। क्लाइमैक्स इमोशनली और विजुअली दोनों तरह से पावरफुल हैं, जहां हॉप अपनी फियर्स को ओवरकम करता है और एक ऐसे डिसीजन लेता है जो सेल्फलेस है, रिस्की है और डीपली इम्पैक्टफुल है। फाइनल सीक्वेंस में जो एक्शन और इमोशन ब्लेंड होता है वो ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग और थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन देता है। फिल्म का एंडिंग बिटर स्वीट है, सब कुछ परफेक्टली हैप्पी नहीं होता, लेकिन एक सीन ऑफ होप ज़रूर देता है। फॉरेस्ट स्लोली रिकवर करना स्टार्ट होता है और हॉप एक कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर में बन चुका होता है। अब वो सिर्फ एक क्यूरियस हॉपर नहीं बल्कि एक ट्रू हीरो है जो अपनी मिस्टेक से सीख चुका है। अगर रिव्यू की बात करें तो हॉपर्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसकी स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ है। ये फिल्म सिर्फ किड्स के लिए नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी इक्वली इम्पैक्टफुल है। विजुअल एनिमेशन टॉप नॉच है, कलर्स वाइब्रेंट हैं और वर्ल्ड बिल्डिंग इनक्रेडिबली डिटेल्ड है। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी परफेक्टली सीन्स के इमोशन को एलिवेट करता है। हाँ, कुछ माइनर फ्लॉज भी हैं, जैसे कि सेकेंड हाफ में कुछ मोमेंट्स थोड़े स्ट्रेस्ड फील होते हैं और कुछ साइड कैरेक्टर्स को और डेवलप किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना इंगेजिंग है कि यह फ्लॉज नोटिसेबल होते हुए भी इम्पैक्ट नहीं करते। क्रिटिक्स ने फिल्म को लार्जली पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, स्पेशली उसके यूनिक कॉन्सेप्ट और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को प्रेस किया गया है। ऑडियंस रिस्पांस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है क्योंकि लोगों को ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बल्कि मीनिंगफुल लगी है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म किया है, स्पेशली फैमिली ऑडियंस के बीच इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के मेकर्स ने रियल एनिमल बिहेवियर और इकोसिस्टम को स्टडी करके स्टोरी एलिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, इसलिए फिल्म के अंदर जो एनवायरमेंटल थीम्स हैं वो रियलिस्टिक फील होते हैं। एक और हिडन डिटेल ये है कि बैकग्राउंड में कई बार सटल हिंट्स दिए गए हैं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस को लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को सिंबॉलिकली शो करते हैं, जो रिपीट व्यूइंग में और क्लियरली नोटिस होते हैं। जब हॉप और रेहा उस फैसिलिटी का कोर के पास पहुंचते हैं तब तक उनकी जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी बन चुकी होती है, और यहाँ से फिल्म एक और डीपर लेयर ओपन करती है जहाँ हमेशा सिर्फ एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी क्लियरली फील होने लगता है। फैसिलिटी के अंदर का एनवायरनमेंट बल्कि बिल्कुल फॉरेस्ट के अपोजिट होता है, कोल्ड, मेटेलिक, आर्टिफिशियल लाइट्स और भरा हुआ, लेकिन नेचर का कोई साइन नहीं होता। और ये कॉन्ट्रास्ट इतना पावरफुल है कि बिना कुछ बोले ही फिल्म एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर कर देती है। हॉप के लिए ये सब देखना शॉकिंग होता है क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो कोई वर्ल्ड इतना लाइफलेस हो सकता है, और यही मोमेंट उसकी मोटिवेशन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक कंप्लीट नेटवर्क है जो मल्टीपल फॉरेस्ट और इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, और ये रिवोल्यूशन स्टेक्स को और भी हाई कर देता है। रेहा एक हिडन कंट्रोल रूम डिटेक्ट करती है जहां से सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना इजी नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिव होते हैं जो स्पेशली एनिमल्स को डिटेक्ट करके उन्हें ट्रैप करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस और थ्रिलिंग बन जाता है जहां हॉप की स्पीड और एबिलिटी और रेहा की इंटेलिजेंस दोनों का टेस्ट होता है। इस पार्ट में फिल्म का पेसिंग परफेक्टली बैलेंस होता है। एक साइड पर हाई टेंशन चेज सीक्वेंसेस चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ सटल इमोशनल मूवमेंट्स भी स्लिप होते रहते हैं जहां कैरेक्टर्स अपने फियर्स और डाउट्स एक्सप्रेस करते हैं। एक सीन में हॉप कन्फेस करता है कि उसे डर लग रहा है कि शायद वो सिचुएशन को और ख़राब कर दे, और ये वल्नरेबिलिटी उसके कैरेक्टर को और रिलेटेबल बना देती है। रेहा उसे प्रेशर करती है, लेकिन उसके अंदर भी एक फियर होता है कि वो ओपनली शो नहीं करती, और यह लेयर्ड राइटिंग फिल्म को और मैच्योर फील देता है। जैसे ही वो कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं उन्हें फाइनली सिस्टम का मास्टरमाइंड पता चलता है, एक ह्यूमन साइंटिस्ट जो बिलीव करता है कि नेचर को कंट्रोल करना ही फ्यूचर है। और यहाँ फिल्म एक साइकोलॉजिकल डिबेट इंट्रोड्यूस करती है विदाउट बीइंग प्रीसी। साइंटिस्ट का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली ईविल नहीं होता, उसके हिसाब से वो केओस को एलिमिनेट करके एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम क्रिएट कर रहा है जहां सब कुछ अंडर कंट्रोल हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जो एक्चुअली उसकी ब्यूटी का कोर पार्ट है।
ये कन्फ्रंटेशन सीन सरप्राइजिंगली इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं बल्कि आइडियोलॉजीज़ का क्लैश होता है। हॉप इनिशियली सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करना चाहता था, लेकिन अब वो समझ चुका होता है कि ये इशू उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और उससे एक और डिसीजन लेना पड़ता है। उसकी पर्सनल गिल्ट को नहीं बल्कि पूरी सिस्टम को इम्पेक्ट करेगा। रिया यहाँ एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है क्योंकि वो हॉप को रिमाइंड कराती है कि कभी कभी इम्पैक्टफुल बैलेंस ही परफेक्ट होता है। क्लाइमैक्स का पावर फाइनल मोमेंट में हॉप एक रिस्की प्लान एग्जीक्यूट करता है जहाँ वो सिस्टम का कोर में जाके ओवरलोड क्रिएट करता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसे एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसकी स्पीड टेम्पररी स्लो हो जाती है और उसकी आइडेंटिटी का मेजर पार्ट थी। ये मूवमेंट इमोशनली काफ़ी हैवी होता है क्योंकि हॉप के लिए स्पीड सिर्फ एक एबिलिटी नहीं बल्कि उसकी इंडिविजुअलिटी का सिंबल थी और उसका यह सेक्रीफाइस उसकी ग्रोथ को परफेक्टली हाईलाइट करता है। सिस्टम्स कोलैप्स होने लगता है, अलार्म्स ट्रिगर हो जाते हैं और पूरी फैसिलिटी अनस्टेबल हो जाती है और यहाँ से एक हाई एनर्जी एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट होता है जो विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ इमोशनली भी इम्पैक्टफुल होता है। रिया और हॉप बेयरली बाहर निकल पाते हैं और जब वो फाइनली फॉरेस्ट की तरफ दिखते हैं तो स्लोली साइंस ऑफ रिकवर देखने लगते हैं। एनिमल्स का बिहेवियर नॉर्मल होने लगता है, इन्वायरमेंट स्टेबलाइज होने लगता है और एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होता है। लेकिन फिल्म यहाँ एक रियलिस्टिक टच देती है। सब कुछ इनिशियली परफेक्ट नहीं होता, डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है और उससे कम्प्लीटली रिकवर होने में टाइम लगेगा और ये सटल डिटेल फिल्म को और ग्राउंडेड बनाती है। हॉप अब पहले जैसा फास्ट नहीं रहा, लेकिन उसकी थिंकिंग कम्प्लीटली चेंज हो चुकी होती है। वो अब इम्पल्सिव डिसीजंस लेने वाला कैरेक्टर नहीं बल्कि इम्पैक्टफुल, थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बन चुका होता है। रिया और हॉप का बीच का बॉन्ड भी इवॉल्व हो चुका है। जो इनिशियली एक फोर्स्ड पार्टनरशिप थी वो अब एक जेन्युइन फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो चुकी है। उनके लास्ट सीन्स में जो कामनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाया गया है वो उसकी जर्नी का परफेक्ट क्लोजर फील होता है। फिल्म का फाइनल शॉट एक सिंबॉलिक नोट पर एंड होता है जहां हॉप स्लो स्पीड के साथ भी कॉन्फिडेंटली मूव करता है, जो ये शो करता है कि ग्रोथ सिर्फ एबिलिटीज़ में नहीं बल्कि माइंडसेट में होती है। अगर ओवरऑल रिव्यू पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हॉपर्स अपने जेनर के अंदर काफ़ी फ्रेश फील होती है क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरटेनिंग एडवेंचर नहीं है बल्कि एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका बैलेंस है। कॉमेडी, इमोशन, एक्शन और मैसेज सब कुछ परफेक्टली ब्लेंड होता है बिना किसी एक एलिमेंट को ओवरपावर किए। एनिमेशन टॉप क्वालिटी टियर है, स्पेशली लाइटिंग और एनवायरनमेंट डिटेलिंग जो हर सीन को विजुअली रिच बनाता है। साउंड डिज़ाइन और बैकग्राउंड स्कोर भी मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि ये फिल्म एक के इमोशनल बीट्स को एम्पलीफाई करते हैं। जब टेंशन बिल्ड होता है तो म्यूज़िक सटल रहता है लेकिन इफ़ेक्टिव होता है और जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं तो वो ओवर ट्रॉमेटिक नहीं लगता बल्कि नेचुरली फील होता है। वॉइस परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग है क्योंकि स्पेशली हॉप का कैरेक्टर जिसमें इनोसेंस और ग्रोथ दोनों परफेक्टली कैप्चर किए गए हैं। कॉन्स की बात करें तो कुछ व्यूअर्स को सेकेंड हाफ थोड़ा प्रेडिक्टेबल लग सकता है, स्पेशली जब मास्टरमाइंड रिवील होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना एंगेजिंग है कि प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा बॉदर नहीं करती। कुछ साइड कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी लेकिन मेन स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रांग है कि वो एब्सेंस फील नहीं होता। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली प्रोस्पेक्टिव पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, स्पेशली इसके स्टोरी टेलिंग और ड्रामेटिक डेप्थ के लिए प्रेज़ किया गया है। ऑडियंस रिस्पॉन्स भी काफ़ी वार्म रहा है, स्पेशली फैमिलीज़ और यंग व्यूअर्स के बीच। लेकिन इंटरेस्टिंगली एडल्ट्स ने भी इस फिल्म को अप्रिशिएट किया है क्योंकि उसके थीम्स काफ़ी मैच्योर हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस स्टडी रहा है। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर नहीं बन सकी लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो करता है। कुछ हिडन फैक्ट्स भी फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि फिल्म मेकर्स ने रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को यूज़ करके इकोसिस्टम इम्बैलेंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया है और बैकग्राउंड में कई ऐसे विजुअल क्लूज़ हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन इम्पैक्ट को सिंबलाइज करते हैं बिना एक्सप्लिसिटी बताए। और एक सटल डिटेल ये भी है कि हॉप की स्पीड लॉस एक्चुअली एक मेटाफर है। कभी कभी हम अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करके ही अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करते हैं। एंड में अगर एक लाइन में बोला जाए तो हॉपर सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो तुम्हें एंटरटेन करता है, इमोशनली कनेक्ट करता है और साथ ही साथ तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देता है जो बिना प्रीसी हुए
समझ आता है और शायद इसी वजह से ये फ़िल्म लॉन्ग टर्म में याद रहने वाली कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये सिर्फ देखने नहीं पड़ती, फील की जाती है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है जहां इंसान और एनिमल्स के बीच का बाउंड्री सिर्फ एक इल्यूज़न है, जहां एक छोटी सी मिस्टेक पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर सकती है, और जहां एक इनोसेंट सा क्रीचर अननोइंगली एक ऐसे एडवेंचर में फंस जाता है जो उसकी लाइफ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो शायद तुम इसे एक नॉर्मल एनिमेटेड फिल्म समझो। लेकिन हॉपर्स एक्चुअली उससे कहीं ज़्यादा है। यह सिर्फ एक कलरफुल, फ़नी और क्यूट स्टोरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जहां हर जोक के पीछे एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है और हर सीन के अंदर एक डीपर मीनिंग है जो स्लोली तुम्हें रियलाइज़ होता है जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। हॉपर्स एक एडवेंचर एनिमेशन कॉमेडी फिल्म है जो 6 मार्च 2026 को रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म का डायरेक्शन एक विजनरी एनिमेटेड फिल्म मेकर ने किया है जिन्होंने पहले भी इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी प्रेज गेन किया है, और इस बार उन्होंने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की है जहां विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ इमोशनली भी डीपली कनेक्ट करती है। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है क्योंकि यह सिर्फ एनिमल्स की स्टोरी नहीं बल्कि बताती है इनडायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर, ग्रीड, सर्वाइवल और बैलेंस ऑफ नेचर जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। वॉइस कास्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जहां हर कैरेक्टर को एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी दी गई है और उनकी वॉइस एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है, ऐसा फील होता है जैसे वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स नहीं बल्कि रियल लिविंग बीइंग्स हों। स्टोरी शुरू होती है एक लश ग्रीन फॉरेस्ट से जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। बर्ड्स चिर्प कर रहे हैं, रिवर्स पीसफुली फ्लो हो रही हैं और हर क्रीचर अपनी लाइफ में बिजी है। लेकिन इसी पीसफुल इन्वायरमेंट के बीच हम इंट्रोड्यूस होते हैं एक छोटे से हाइपर एक्टिव और थोड़े क्लूलेस क्रीचर से जिसका नाम है हॉप, जो एक हॉपर स्पेशल्स का पार्ट है। ये क्रीचर्स इनक्रेडिबली फास्ट होते हैं और कंसिस्टेंटली मूवमेंट में रहते हैं, लेकिन हॉप थोड़ा अलग है। वो क्यूरियस है, ओवरथिंकर है और कभी कभी अननेसेसरी रिस्क ले लेता है। हॉप का कैरेक्टर इमीडिएटली कनेक्ट करता है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। वो मिस्टेक्स करता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है और कभी कभी उसकी क्यूरियोसिटी उसे ट्रबल में डाल देती है। उसकी फैमिली उसे वार्न करती है कि फॉरेस्ट के बाहर जाना डेंजरस है क्योंकि वहाँ अननोन थ्रेट्स हैं, लेकिन हॉप के अंदर का एक्सप्लोरर उसे चैन से बैठने नहीं देता। ये इनिशियल सेटअप ही ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट कर देता है क्योंकि हम ऑलरेडी समझ जाते हैं कि हॉप की जर्नी एक नॉर्मल एडवेंचर नहीं होने वाली। एक दिन हॉप एक्सीडेंटली फॉरेस्ट के एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में चला जाता है जहाँ उसे एक स्ट्रेंज ग्लोइंग डिवाइस मिलता है और यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन ले लेती है। ये डिवाइस एक्चुअली एक ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी होती है जो एनिमल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई है और हॉप अननोइंगली उसे एक्टिवेट कर देता है। इस मूवमेंट के बाद फॉरेस्ट के एनिमल्स का बिहेवियर सटली चेंज होने लगता है। कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ अननेचुरल पैटर्न्स फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस में चला जाता है। यहाँ से फिल्म का टोन थोड़ा शिफ्ट होता है। जो इनिशियली लाइट हार्टेड और फनी लग रहा था, अब वो एक मिस्ट्री और टेंशन बिल्ड करने लगती है। हॉप को रियलाइज़ होता है कि उसकी एक मिस्टेक ने कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कैसे फिक्स करें। इस पॉइंट पर उसकी मुलाकात होती है एक एक्सपीरियंस्ड और थोड़ी क्लिनिकल कैरेक्टर से जिसका नाम है रेहा, जो एक बर्ड है और फॉरेस्ट के बाहर की दुनिया के बारे में काफ़ी नॉलेज रखती है। रेहा का कैरेक्टर हॉप के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो प्रैक्टिकल है, इमोशनली गार्डेड है और अननेसेसरी रिस्क लेने में बिलीव नहीं करती, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि दोनों एक साथ काम करना पड़ता है। इन दोनों के बीच का डायनेमिक फिल्म का एक मेजर हाईलाइट है क्योंकि ये फिल्म कॉमेडी जनरेट नहीं करती बल्कि इमोशनल डेप्थ भी ऐड करती है। हॉप का ऑप्टिज्म और रिहा का रियलिज्म जब क्लैश करता है तब काफ़ी इंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। जैसे जैसे वो दोनों जर्नी पर निकलते हैं, हमें फॉरेस्ट को डिफरेंट जोन्स दिखाए जाते हैं जो विजुअली स्टनिंग हैं और हर जोन का अपना एक यूनिक इकोसिस्टम और चैलेंजेस हैं। कहीं डेंजरस प्रेडेटर्स हैं जो अननेचुरल बिहेवियर शो कर रहे हैं, लेकिन
कहीं रिवर्स कंबाइंड हो चुकी हैं और कहीं एंटायर हैबिटेट्स कोलैप्स हो के एज पर हैं। ये सब देखते हुए ऑडियंस को क्लियरली समझ आ जाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। इस जर्नी के दौरान हॉप ग्रेजुअली ग्रो करती है। वो सिर्फ एक क्यूरियस और इम्पल्सिव कैरेक्टर से एक रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल इंडिविजुअल बनने लगती है। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ऑर्गेनिकली दिखाया गया है, जहाँ कोई फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगता, बल्कि हर एक्सपीरियंस उसे शेप करता है। रिया भी स्लोली अपनी वॉल्स डाउन करती है और हॉप पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करती है, जो उनके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिड पॉइंट पर फिल्म एक मेजर ट्विस्ट देती है जब यह रिवील होता है कि यह डिवाइस सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ह्यूमंस के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका एम है नेचर को कंट्रोल करना फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये रिवोल्यूशन स्टोरी को एक बिगर स्केल पर ले जाता है और स्टेक्स को इंस्टेंटली हाई कर देता है। अब यह सिर्फ एक फॉरेस्ट का बचाने की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि पूरे नेचुरल बैलेंस की फाइट बन जाती है। इस पॉइंट के बाद नैरेटिव और इंटेंस हो जाता है। हॉप और रिहा को सिर्फ डिवाइस डिस्ट्रॉय नहीं करना, बल्कि उसके सोर्स तक पहुंचना होता है। ये पार्ट फिल्म का सबसे एंगेजिंग सेक्शन है, क्योंकि यहाँ एक्शन, ह्यूमर और इमोशनल मोमेंट्स परफेक्टली बैलेंस होते हैं। हर सीन में एक अर्जेंसी फील होती है जो ऑडियंस को स्क्रीन से ग्लूड रखती है। क्लाइमैक्स के पास आते आते टेंशन पीक पर होती है। हॉप फाइनली उस मेन फैसिलिटी तक पहुंचता है जहां से ये सिग्नल्स कंट्रोल हो रहे हों, लेकिन उसे एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। उसे रियलाइज़ होता है कि डिवाइस डिस्ट्रॉय करने से फॉरेस्ट टेम्परेली सेव हो जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम का कोर डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो प्रॉब्लम वापस आ सकती है। ये डिलेमा उसके कैरेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट बन जाता है। क्लाइमैक्स इमोशनली और विजुअली दोनों तरह से पावरफुल हैं, जहां हॉप अपनी फियर्स को ओवरकम करता है और एक ऐसे डिसीजन लेता है जो सेल्फलेस है, रिस्की है और डीपली इम्पैक्टफुल है। फाइनल सीक्वेंस में जो एक्शन और इमोशन ब्लेंड होता है वो ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग और थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन देता है। फिल्म का एंडिंग बिटर स्वीट है। सब कुछ परफेक्टली हैप्पी नहीं होता, लेकिन एक सीन ऑफ होप ज़रूर देता है। फॉरेस्ट स्लोली रिकवर करना स्टार्ट होता है और हॉप एक कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर में बन चुका होता है। अब वो सिर्फ एक क्यूरियस हॉपर नहीं, बल्कि एक ट्रू हीरो है जो अपनी मिस्टेक से सीख चुका है। अगर रिव्यू की बात करें तो हॉपर्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसकी स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ है। ये फिल्म सिर्फ किड्स के लिए नहीं, बल्कि एडल्ट्स के लिए भी इक्वली इम्पैक्टफुल है। विजुअल एनिमेशन टॉप नॉच है, कलर्स वाइब्रेंट हैं और वर्ल्ड बिल्डिंग इनक्रेडिबली डिटेल्ड है। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर भी परफेक्टली सीन्स के इमोशन को एलिवेट करता है। हाँ, कुछ माइनर फ्लॉज भी हैं, जैसे कि सेकेंड हाफ में कुछ मोमेंट्स थोड़े स्ट्रेस्ड फील होते हैं और कुछ साइड कैरेक्टर्स को और डेवलप किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना इंगेजिंग है कि यह फ्लॉज नोटिसेबल होते हुए भी इम्पैक्ट नहीं करते। क्रिटिक्स ने फिल्म को लार्जली पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, स्पेशली उसके यूनिक कॉन्सेप्ट और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को प्रेस किया गया है। ऑडियंस रिस्पांस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि लोगों को ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बल्कि मीनिंगफुल लगी है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म किया है, स्पेशली फैमिली ऑडियंस के बीच इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के मेकर्स ने रियल एनिमल बिहेवियर और इकोसिस्टम को स्टडी करके स्टोरी एलिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, इसलिए फिल्म के अंदर जो एनवायरमेंटल थीम्स हैं वो रियलिस्टिक फील होते हैं। एक और हिडन डिटेल यह है कि बैकग्राउंड में कई बार सटल हिंट्स दिए गए हैं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस को लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को सिंबॉलिकली शो करते हैं, जो रिपीट व्यूइंग में और क्लियरली नोटिस होते हैं। जब हॉप और रेहा उस फैसिलिटी का कोर के पास पहुंचते हैं, तब तक उनकी जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी बन चुकी होती है, और यहाँ से फिल्म एक और डीपर लेयर ओपन करती है, जहाँ हमेशा सिर्फ एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी क्लियरली फील होने लगता है। फैसिलिटी के अंदर का इन्वायरमेंट बल्कि बिल्कुल फॉरेस्ट के अपोजिट होता है, कोल्ड, मेटेलिक, आर्टिफिशियल लाइट्स और भरा हुआ, लेकिन नेचर का कोई साइन नहीं होता। और ये कॉन्ट्रास्ट इतना पावरफुल है कि बिना कुछ बोले ही फिल्म एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर कर देती है। हॉप के लिए ये सब देखना शॉकिंग होता है, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो कोई वर्ल्ड इतना लाइफलेस हो सकता है, और यही मोमेंट उसकी मोटिवेशन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक कंप्लीट नेटवर्क है जो मल्टीपल फॉरेस्ट और इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है।
और ये रिवोल्यूशन स्टेक्स को और भी हाई कर देता है। रेहा एक हिडन कंट्रोल रूम डिटेक्ट करती है जहाँ से सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना ईजी नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिव होते हैं जो स्पेशली एनिमल्स को डिटेक्ट करके उन्हें ट्रैप करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस और थ्रिलिंग बन जाता है जहां हॉप की स्पीड और एबिलिटी और रेहा की इंटेलिजेंस दोनों का टेस्ट होता है। इस पार्ट में फिल्म का पेसिंग परफेक्टली बैलेंस होता है। एक साइड पर हाई टेंशन चेज सीक्वेंसेस चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ सटल इमोशनल मूवमेंट्स भी स्लिप होते रहते हैं जहां कैरेक्टर्स अपने फियर्स और डाउट्स एक्सप्रेस करते हैं। एक सीन में हॉप कन्फेस करता है कि उसे डर लग रहा है कि शायद वो सिचुएशन को और ख़राब कर दे, और ये वल्नरेबिलिटी उसके कैरेक्टर को और रिलेटेबल बना देती है। रेहा उसे प्रेजर करती है, लेकिन उसके अंदर भी एक फियर होता है कि वो ओपनली शो नहीं करती, और यह लेयर्ड राइटिंग फिल्म को और मैच्योर फील देता है। जैसे ही वो कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं उन्हें फाइनली सिस्टम का मास्टरमाइंड पता चलता है, एक ह्यूमन साइंटिस्ट जो बिलीव करता है कि नेचर को कंट्रोल करना ही फ्यूचर है। और यहाँ फिल्म एक साइकोलॉजिकल डिबेट इंट्रोड्यूस करती है विदाउट बीइंग प्रीसी। साइंटिस्ट का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली ईविल नहीं होता, उसके हिसाब से वो केओस को एलिमिनेट करके एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम क्रिएट कर रहा है जहाँ सब कुछ अंडर कंट्रोल हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जो एक्चुअली उसकी ब्यूटी का कोर पार्ट है। ये कन्फ्रंटेशन सीन सरप्राइजिंगली इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं बल्कि आइडियोलॉजीज़ का क्लैश होता है। हॉप इनिशियली सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करना चाहता था, लेकिन अब वो समझ चुका होता है कि ये इशू उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और उससे एक और डिसीजन लेना पड़ता है। उसकी पर्सनल गिल्ट को नहीं बल्कि पूरी सिस्टम को इम्पेक्ट करेगा। रेहा यहाँ एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है क्योंकि वो हॉप को रिमाइंड कराती है कि कभी कभी इम्पैक्टफुल बैलेंस ही परफेक्ट होता है। क्लाइमैक्स का फाइनल मोमेंट में हॉप एक रिस्की प्लान एग्जीक्यूट करता है जहां वो सिस्टम का कोर में जाके ओवरलोड क्रिएट करता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसे एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसकी स्पीड टेम्पररी स्लो हो जाती है और उसकी आइडेंटिटी का मेजर पार्ट थी। ये मूवमेंट इमोशनली काफ़ी हैवी होता है क्योंकि हॉप के लिए स्पीड सिर्फ एक एबिलिटी नहीं बल्कि उसकी इंडिविजुअलिटी का सिंबल थी, और उसका यह सेक्रीफाइस उसकी ग्रोथ को परफेक्टली हाईलाइट करता है। सिस्टम्स कोलैप्स होने लगता है, अलार्म्स ट्रिगर हो जाते हैं और पूरी फैसिलिटी अनस्टेबल हो जाती है, और यहाँ से एक हाई एनर्जी एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट होता है जो विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ इमोशनली भी इम्पैक्टफुल होता है। रेहा और हॉप बेयरली बाहर निकल पाते हैं और जब वो फाइनली फॉरेस्ट की तरफ दिखते हैं तो स्लोली साइंस ऑफ रिकवर देखने लगते हैं। एनिमल्स का बिहेवियर नॉर्मल होने लगता है, इन्वायरमेंट स्टेबलाइज होने लगता है और एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होता है। लेकिन फिल्म यहाँ एक रियलिस्टिक टच देती है। सब कुछ इनिशियली परफेक्ट नहीं होता, डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है और उससे कम्प्लीटली रिकवर होने में टाइम लगेगा, और ये सटल डिटेल फिल्म को और ग्राउंडेड बनाती है। हॉप अब पहले जैसा फास्ट नहीं रहा, लेकिन उसकी थिंकिंग कम्प्लीटली चेंज हो चुकी होती है। वो अब इम्पल्सिव डिसीजंस लेने वाला कैरेक्टर नहीं बल्कि इम्पैक्टफुल, थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बन चुका होता है। रेहा और हॉप का बीच का बॉन्ड भी इवॉल्व हो चुका है। जो इनिशियली एक फोर्स्ड पार्टनरशिप थी वो अब एक जेन्युइन फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो चुकी है। उनके लास्ट सीन्स में जो कामनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाया गया है वो उसकी जर्नी का परफेक्ट क्लोजर फील होता है। फिल्म का फाइनल शॉट एक सिंबॉलिक नोट पर एंड होता है जहां हॉप स्लो स्पीड के साथ भी कॉन्फिडेंटली मूव करता है, जो ये शो करता है कि ग्रोथ सिर्फ एबिलिटीज़ में नहीं बल्कि माइंडसेट में होती है। अगर ओवरऑल रिव्यू पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हॉपर्स अपने जेनर के अंदर काफ़ी फ्रेश फील होती है क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरटेनिंग एडवेंचर नहीं है बल्कि एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका बैलेंस है। कॉमेडी, इमोशन, एक्शन और मैसेज सब कुछ परफेक्टली ब्लेंड होता है बिना किसी एक एलिमेंट को ओवरपावर किए। एनिमेशन टॉप क्वालिटी टियर है, स्पेशली लाइटिंग और एनवायरनमेंट डिटेलिंग जो हर सीन को विजुअली रिच बनाता है। साउंड डिज़ाइन और बैकग्राउंड स्कोर भी मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि ये फिल्म के इमोशनल बीट्स को एम्पलीफाई करते हैं। जब टेंशन बिल्ड होता है तो म्यूज़िक सटल रहता है लेकिन इफ़ेक्टिव होता है, और जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं तो वो ओवर ड्रामेटिक नहीं लगता बल्कि नेचुरली फील होता है।
वॉइस परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग है क्योंकि स्पेशली हॉप का कैरेक्टर जिसमें इनोसेंस और ग्रोथ दोनों परफेक्टली कैप्चर किए गए हैं। कॉन्स की बात करें तो कुछ व्यूअर्स को सेकंड हाफ थोड़ा प्रेडिक्टेबल लग सकता है, स्पेशली जब मास्टरमाइंड रिवील होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना एंगेजिंग है कि प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा बॉदर नहीं करती। कुछ साइड कैरेक्टर्स को और डेप्थ दी जा सकती थी, लेकिन मेन स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रांग है कि वो एब्सेंस फील नहीं होता। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, स्पेशली इसके स्टोरी टेलिंग और ड्रामेटिक डेप्थ के लिए प्रेज किया गया है। ऑडियंस रिस्पांस भी काफ़ी वार्म रहा है, स्पेशली फैमिलीज़ और यंग व्यूअर्स के बीच। लेकिन इंटरेस्टिंगली एडल्ट्स ने भी इस फिल्म को अप्रिशिएट किया है क्योंकि उसके थीम्स काफ़ी मैच्योर हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस स्टडी रहा है। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर नहीं बन सकी, लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो करता है। कुछ हिडन फैक्ट्स भी फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि फिल्म मेकर्स ने रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को यूज़ करके इकोसिस्टम इम्बैलेंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया है, और बैकग्राउंड में कई ऐसे विजुअल क्लूज़ हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन इम्पैक्ट को सिंबलाइज करते हैं बिना एक्सप्लिसिटी बताए। और एक सटल डिटेल ये भी है कि हॉप की स्पीड लॉस एक्चुअली एक मेटाफर है। कभी कभी हम अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करके ही अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करते हैं। एंड में अगर एक लाइन में बोला जाए तो हॉपर सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो तुम्हें एंटरटेन करता है, इमोशनली कनेक्ट करता है और साथ ही साथ तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देता है जो बिना प्रीसी हुए समझ आता है। और शायद इसी वजह से ये फिल्म लॉन्ग टर्म में याद रहने वाली कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये सिर्फ देखने नहीं पड़ती, फील की जाती है।